चलिए गाइज, देखो बिना समय वेस्ट करे क्लास शुरू करते हैं। पढ़ के आए हो थोड़ा बहुत? हाँ भाई क्लास, एक चीज समझो भाई बच्चों, देखो ऐसा है, हम लोग अभी लास्ट क्लास के अंदर एक चैप्टर कर रहे थे, इसका नाम था डुअल नेचर। मेरी बात सुनो, कुछ घंटे पहले दो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बोले, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक है डी ब्रोगली वेवलेंथ। ढंग से सुनो, कुछ बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं भाई। इधर देख, अब क्या चीज है कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो पता ही है, वो या तो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन देने वाला है, E इज इक्वल टू में 5 प्लस में काइनेटिक एनर्जी, दैट इज एच न्यू इज इक्वल टू में एच न्यू नॉट प्लस में हाफ एम बी स्क्वायर। उसी काइनेटिक एनर्जी को वो स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेट करेगा, ग्राफ देगा आप लोगों को, इंटरसेप्ट पूछेगा, है ना, स्लोप पूछेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, वी मैक्स स्क्वायर वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा, आप लोगों को पता है वो सब कुछ इक्वेशन से निकलता है। और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला अगर तुम्हें फॉर्मेट समझ आ गया है तो फिर तुम लोग उसके सारे ग्राफ्स वगैरह कर लोगे। मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो सिर्फ एक ही जगह पे थोड़ा सा मुश्किल था, वो था वो ग्राफ वाले पॉइंट पे। और ग्राफ अगर आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी समझ में आ चुका है तो वो भी आसान है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ के अंदर टॉपिक में जो है ना, आप लोग जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू में क्या इक्वेशन मैंने तुम लोगों को पढ़ाई है, एच अपॉन में क्या एम वी, और इसी को तुम लोग क्या लिख लेते हो P, इसी को तुम लोग क्या लिख लेते हो रूट ऑफ 2mk, और काइनेटिक एनर्जी को ही तुम लोग क्या लिख लेते हो QV। तो ये डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन सिचुएशन कि मुझे इनमें से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, आप लोग यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि ना तो ऊपर वाले टॉपिक में कोई मेजर प्रॉब्लम्स है, ना नीचे वाले टॉपिक में कोई मेजर प्रॉब्लम्स है। लेकिन अभी जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे रिलेशन डेवलप करने वाले, जिनमें दो चीज़ों में रिलेशन बनना है, तो वो थोड़ा सा बिल्कुल लास्ट में हुए हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से वो चीज़ बन नहीं पाई थी। तो मैं वो 3 क्वेश्चंस है बस रिलेशन के, 3 ही क्वेश्चंस हैं, वो 3 क्वेश्चंस एक बार फिर रिपीट करा रहा हूँ, जिनमें क्या है बोलो, रिलेशंस हैं। रिलेशन किन किन के समझ रहे हैं, वो मैं सिखा रहा हूँ, पूरा टॉपिक सिखा रहा हूँ पूरा मैं। तो वो 3 क्वेश्चंस हैं, वो तीनों क्वेश्चंस में एक बार रिपीट कर रहा हूँ। उसके अलावा आप लोग मुझे बताइए उन 3 क्वेश्चंस के अलावा जिनमें वो रिलेशंस बनाने थे वेवलेंथ का, डी ब्रोगली वेवलेंथ का, उससे उसको छोड़ के बाकी तो सारा ढंग से समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। क्योंकि एक आध बच्चों को रिलेशन वाले पॉइंट में दिक्कत आई है, तो मैं दोबारा से वो रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद आइटम शुरू करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो कराऊं वो चीज। देखिए रिलेशन बेस्ड हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, और यही सबसे डिफिकल्ट वाला है जो मैंने आपको टेस्ट में भी डाला था एक तरीके से। तो क्या है, तो इसमें ये होता है कि इफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन, मैं रफली लिख देता हूं, इफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज लैम्डा एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ इज लैम्डा डैश, सो फॉर अ metal surface which has negligible work function show। अब यहां पर इनका एक रिलेशन दिया हुआ है, यहां पर इनका एक, अब वो रटा तो हुआ नहीं रिलेशन क्या है, लेकिन प्रूव करना है बस हमें, समझ लीजिए, जो भी आएगा वो लिख देंगे, समझो इस बात को। मैंने क्या बोला, वैसे तो एग्जाम में तो आपको रिलेशन मिलेगा, आप लोगों को वही प्रूव करना है, लेकिन मैं अभी आपसे वैसे ही बात कर रहा हूं कि मान लीजिए लैम्डा तो है फोटोन की वेवलेंथ और लैम्डा डैश है डी ब्रोगली वेवलेंथ, और कह रहे हैं कि एक मेटल का वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, साबित करना होता है इनके बीच का एक रिलेशन। तो वो रिलेशन क्या है वो तो हम प्रूव करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा भाई। ऐसे 3 क्वेश्चन है पूरे चैप्टर के अंदर, और उन तीनों क्वेश्चन पे भी हम कमांड बना लेते हैं। बाकी तो मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल्स वगैरह सब करवा ही दिया है।
तो करना कैसे, आइए वो समझते हैं। देखिए एक बात बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो कि हमारे पास जो इक्वेशंस है ना वो लिमिटेड नंबर्स में है, उन्हीं में से ही सब कुछ होने वाला है। तो मैंने कहा कि मेरे पास जो लाइट गिरती है, बातें नहीं भाई प्लीज, उसके पास फोटॉन्स होते हैं, और इन फोटॉन्स के पास जो एनर्जी होती है, मैं उसको क्या लिख सकता हूं बोलो, hc/λ। बार बार कहता हूं ये जो लैम्डा होता है ये वेवलेंथ ऑफ फोटोन होता है, वेवलेंथ ऑफ। और जब यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते हैं तो एक मूविंग पार्टिकल होता है, और मूविंग पार्टिकल के पास हमेशा एक डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, वो डी ब्रोगली वेवलेंथ अलग होती है। ये वेवलेंथ है फोटोन की, मतलब वेव, जो वेवलेंथ पार्टिकल के साथ एसोसिएट है उसकी बोल सकते हैं कि भाई फोटोन के पास जो वेवलेंथ है उसकी वेव होती है ना, तो वेव की अपनी एक वेवलेंथ होती है, तो वो तो वेवलेंथ लैम्डा होगी क्लास। और जो ये पार्टिकल चल रहा है इसके पास जो वेवलेंथ है वो होती है डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या होती है बोलो, तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है याद करो वो कितनी मैंने बोली यहां पर, लैम्डा डैश। क्या बोलिए, ये है h/mv। और आपको क्वेश्चन में साफ तौर पे कहा गया कि भाई आपको इस लैम्डा और इस लैम्डा डैश के बीच में रिलेशन बनाना है। क्लियर है? क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लो, फिर मैं शुरू कराऊंगा इसके बाद। क्वेश्चन पढ़ लो पहले अच्छे से, पढ़ लो एक बार फिर से। आशीष मुझे 3 क्वेश्चंस रिलेशंस वाले थे, पहले वो रिलेशन वाले दोबारा समझा रहा हूं, ठीक है? वो रिलेशन वाले क्वेश्चंस का डाउट क्लियर हो जाए। बाकी तो दोनों टाइप तो क्लियर थी ना, फोटो इलेक्ट्रिक वेव के सारे केसेस क्लियर हैं आप लोगों को, ग्राफ वगैरह सब कुछ। अब होनी चाहिए बच्चों बढ़िया वाली कमांड, डी ब्रोगली वेवलेंथ सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बस वो 3 क्वेश्चन जिनमें रिलेशंस डेवलप करने होते हैं वो थोड़े से आपके प्रॉब्लम में फंस रहे होंगे, वो तीनों दोबारा करा रहा हूं। क्वेश्चन पहला मैंने दिया है कि अगर एक फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा है, बिल्कुल बातें मत करना, 5-10 मिनट में हो जाएगा। एक फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा है और डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा डैश है। डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी बोलो, लैम्डा डैश। फोटोन की होती है ऊपर वाली लैम्डा, और डी ब्रोगली होती है ये वाली जो मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है, जिसको मैं h/mv भी कहता हूं। इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाना है अगर मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन 0 है। अगर मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन 0 का है तो एक बात समझ जाइए कि इस इक्वेशन का मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। अब मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे बनाऊं? इन दोनों को जो रिलेट करने वाली चीज है ना, नहीं एच से कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के साथ एक चीज कॉमन है, उसका भी काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन है, मैंने कल भी बताया था, और इसका भी काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे को रिलेट करवा देगी, बस दिमाग में फिट कर लो। मैंने क्या बोला? उसका भी काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन है। कैसे है सर? इस इक्वेशन के थ्रू। इसका भी काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन है। कैसे है सर? लैम्डा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है वो होता है h/√2m के। सिंस बोथ आर रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी, बोथ आर रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी, और ये भी काइनेटिक एनर्जी इसी की होती है, इलेक्ट्रॉन की। और यहां पर भी जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसकी होती है बोलो? इलेक्ट्रॉन की, पार्टिकल की। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे को बोलो क्या करेगी? रिलेट, और रिलेशन हो जाएगा खत्म। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? दोबारा सुन लीजिए, वो भी रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी से, ये भी रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी से, दोनों की काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करके आंसर निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं। आप मुझे बताइए जरा, वर्क फंक्शन कितना है बोलो? 0। एनर्जी ऑफ द फोटोन बोलो कितनी है? hc/λ। और काइनेटिक एनर्जी को बोलो मैं क्या बोल सकता हूं? ke। तो मुझे बताओ जरा, फर्स्ट इक्वेशन बन गई ke बराबर hc/λ। अरे नहीं आया समझ में? इधर मुझे बताओ जरा, मैं इस लैम्डा डैश को क्या लिख सकता हूं? इस लैम्डा डैश को मैं क्या लिख सकता हूं? h/mv तो होता ही है, लेकिन क्या मैं इस लैम्डा डैश को साथ में ये नहीं लिख सकता? h/√2m के। और मैं यहां से काइनेटिक एनर्जी को अगर निकालूं तो कितना आएगा बच्चों? स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो सभी बच्चे, मुझे बताओ क्या मिलेगा? लैम्डा डैश का स्क्वायर h²/2m के। द काइनेटिक एनर्जी विल बी h²/2 लैम्डा डैश का स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा ना? नहीं समझ में आ रहा? अब इस बिहाफ पे आप लोग मुझे बताओ जरा, अगर मैं इन दोनों को यहां पर लेके आऊं, वो भी काइनेटिक एनर्जी, ये भी काइनेटिक एनर्जी, सो इक्वेट बोथ, इन दोनों को इक्वेट कर दो। मुझे बताओ जरा क्या आएगा सभी बच्चे बताओ? hc/λ बराबर में आ जाएगा h² में क्या? 2m लैम्डा डैश का स्क्वायर। तो मुझे तुम सभी बच्चे बताओ लैम्डा डैश का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, या जो तुम्हारा लैम्डा है वो किसके बराबर आ गया? जैसे मर्जी बना लो यार। तो लैम्डा डैश का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? अरे बोलो h²। एक h से h काट दो, अरे एक h से h काट दो, बोलो कितना आ जाएगा? h/2mc लैम्डा। अब या तो वो ऐसे लिख के देगा, या लैम्डा बराबर में 2mc लैम्डा डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय बोलो क्या देगा? h देगा। वो उसकी चॉइस है भाई, कैसे देना चाह रहे हो आपको। लेकिन ये लैम्डा कौन सा है बोलो? दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। और ये वाला लैम्डा बोलो क्या है? दिस इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। बाकी सब जो पैरामीटर है आप देखिए, h कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, बाकी सब पैरामीटर्स कांस्टेंट है, और ये दोनों एक दूसरे से रिलेट हो चुके हैं। तो अब बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिए, इस रिलेशन में अब आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए।
अच्छे से फोकस कर लीजिए, अगर एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट रिलेशन आने वाला है भाई, ठीक है। एक बार देखो इसको, गेट बंद कर दो, देखो अनामिका नाजिया, बस अभी इतना बताया गया है। लास्ट क्लास जो हम कुछ रिलेशंस पढ़ रहे थे इससे ड्यूअल नेचर से, उनको दोबारा से रिपीट करा रहा हूं, 3 क्वेश्चन है बस वो, ठीक है। तो उसमें से पहला क्वेश्चन मैंने ये बताया है कि अगर एक फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा है, फोटोन की वेवलेंथ कितनी है बोलो लैम्डा, और डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी है बोलो लैम्डा डैश इलेक्ट्रॉन की, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे निकलेगा। सो हमने बोला कि वो भी रिलेटेड है किससे बोलो काइनेटिक एनर्जी से, और ये भी रिलेटेड है बोलो किससे काइनेटिक एनर्जी से। दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकाल के दोनों को बोलो हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। क्या कर दिया, समझ नहीं आया, नहीं आया। और बोला गया क्वेश्चन में कि वर्क फंक्शन 0 है, वर्क फंक्शन कितना है बोलो 0, तो वर्क फंक्शन को 0 रखते हुए इसकी काइनेटिक एनर्जी देख ली, ये वाला लैम्डा हो गया अपनी काइनेटिक एनर्जी से रिलेट, और ये वाला आपको ऑलरेडी पता है काइनेटिक एनर्जी से रिलेट होता ही है, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, इसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी को बराबर रख दिया, और फोटोन की वेवलेंथ और डी ब्रोगली वेवलेंथ के बीच में क्या निकाल लिया, रिलेशन निकाल लिया। ये याद रहेगा अब आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दोबारा से देखिए इन्होंने क्या दिया, इसी तरह का इन्होंने कहा if the wavelength of photon and de Broglie wavelength are same, अगर ये दोनों सेम है then prove that energy of incident radiation and kinetic energy are related as, कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या रिलेशन आया था, ऐसा कुछ रिलेशन था ना, 2 लैम्डा mc by h ऐसा कुछ नहीं एग्जैक्ट बताओ, दिखाओ एमटीजी है किसी के पास, इसमें था हेलो भाई, क्लास आइए बोर्ड पे प्लीज, सभी बच्चों की नजरें बोर्ड पर। भाई क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, कह रहा है कि आपको कह रहा है फोटोन की वेवलेंथ और डी ब्रोगली वेवलेंथ बराबर है। आप जानते हैं कि वैसे दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, बट क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि दोनों की वेवलेंथ बिल्कुल इक्वल है। किस किस की बोलो, फोटोन की वेवलेंथ और डी ब्रोगली वेवलेंथ। कह रहा है तो साबित करिए इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी है, ये बातें नहीं प्लीज भाई, इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी है वो इतने टाइम्स होगी काइनेटिक एनर्जी से, कुछ भी नहीं है दिक्कत। फिर वही सीन है भाई, रेडिएशन गिर रही है, रेडिएशन गिर रही है तो बोलो क्या है, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी उसकी, विच इज इक्वल टू बोलो क्या, hc by lambda। द इलेक्ट्रॉन विच इज जो बाहर आ रहा है बेसिकली उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको पता है लैम्डा होता है, विच इज इक्वल टू h अपॉन में क्या बोलो mv। और इस बार मुझे लैम्डा और लैम्डा डैश लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि दोनों की वेवलेंथ बोलो क्या है, सेम है। मैं बार बार आपको बताना चाह रहा हूं कि इसने ना क्वेश्चंस को रिलेट करवाया इस बिहाफ पे कि वेवलेंथ ऑफ फोटोन अलग चीज है और वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली बोलो क्या है, अलग चीज है। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो सेम बोल चुका है तो आपको उसको भी लैम्डा लिखना है और इसको भी बोलो क्या लिखना है, लैम्डा। अब नाउ यू हैव टू बिल्ड अ रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द ई, काइनेटिक एनर्जी और बोलो किसके बीच का रिलेशन बनाना है, ई का। अब आप लोग यहां बताए कि किस तरीके से आप लोग रिलेशन बना सकते हैं, ट्राई करो एक बार, खुद से कल ही सिखाया, ट्राई करो एक बार, इजी है वैसे बहुत ज्यादा। अगर जल्दी करना है तो आ जाओ, मैं दिखा देता हूं। आप मुझे सभी बच्चे एक बात बताओ, क्लास प्लीज बोर्ड पे मुझे ये रेशो बताना है, तो मुझे एक तरीके से E बराबर में सम टाइम्स ऑफ K बताना है। तो अगर मैं E बाई K का रेशियो निकाल लूं, E बाई K का, तो मैं साइड में यहां पर E बाई K का रेशियो निकालता हूं। सभी बच्चे मुझे बताओ E बोलो क्या है और K बोलो क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। क्लास इधर E होता है hc बाय लैम्डा, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर। यू नो दैट कि इससे तो रेशियो नहीं आ पाएगा, क्योंकि रेशियो में कहीं पर भी वेलोसिटी का जिक्र नहीं है, तो मुझे वेलोसिटी को यहां से हटा देना चाहिए। और वेलोसिटी बताओ कैसे हटेगी, हम यहां पर वेलोसिटी को रिलेट कर सकते हैं, बोलो कैसे, देख रहे हो, h अपॉन m लैम्डा, h अपॉन, और आपको पता है लैम्डा लैम्डा दोनों का सेम है, तो वो कट जाएगा, यहां पर सॉल्व होने लग जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैंने यहां पर क्या करा, सभी बच्चे पहले देखो, उस लैम्डा को चाहो तो चलो अभी ऊपर ही रहने दो,
एच सी बाय लेमडा, नीचे बताओगे क्या आएगा, कर दूं? तो बोलो क्या आएगा, एम वी स्क्वायर करोगे तो वी स्क्वायर बोलो कितना आएगा, एच स्क्वायर अपॉन में बोलो क्या आएगा, एम स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, और बोलो क्या आएगा, हाफ भी आएगा। ये समझ नहीं आया तुम लोगों को, क्या कर दिया, नहीं आया ना समझ में कार्तिक भाई? हाफ एम वी स्क्वायर था, तो हाफ एम तो वैसा ही है, जब तू वी स्क्वायर करेगा यहां से तो एच का स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर लेमडा स्क्वायर भी आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आया समझ में, सॉल्व कर लो, आंसर आ चुका है, आ चुका है आंसर। बोलो एम से एम कट गया, लेमडा से ये लेमडा कट गया, बोलो कितना आ गया, एच से एच भी कट रहा है, बोलो कितना आएगा, ऊपर जाएगा पूरा पूरा 2m लेमडा, नीचे बोलो क्या आएगा, सी भी है 2mc लेमडा, और नीचे बोलो क्या आएगा, h, और ये है e बाई में k विच इज इक्वल टू, आगे ही कितना मुश्किल है व्हेन, अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो ये सबसे इजी है। ये सबसे इजी क्यों है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही बकायदा e सम टाइम्स ऑफ k दिया होगा। भाई रुक जाओ, e सम टाइम्स ऑफ k दिया होगा, तो बस तुम्हें e बाई k का रेशियो निकालना है। e बाई k, e तुम जानते हो एच सी बाई लेमडा, काइनेटिक तुम जानते हो हाफ एम वी स्क्वायर, इससे तो आंसर बनेगा नहीं, तो आप लोग यहां से v को निकालोगे, और v कितना आएगा बोलो जरा, h अपॉन में m लेमडा। मैंने दोनों में लेमडा इस बार सेम क्यों रखा, क्वेश्चन में जिक्र है कि दोनों की वेवलेंथ बोलो क्या है, सेम, तो वहां का लेमडा और यहाँ का लेमडा बोलो क्या होगा, सेम, तो यहाँ की v को निकाल के यहाँ पर पुट करा, जो मैंने काटा कूटा तो यही आंसर आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये भी आसान है, और पिछले वाला भी आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, मुझे जल्दी बता दो भाई, पक्की बात है, खनक नहीं आया समझ में, है ना? इसकी वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ के बीच में रिलेशन बनाना है, तो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जीज को सामने रख के हमने आंसर निकाल लिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये वाला भी आप लोगों को ई बाई के की रेशो से हो जाएगा। दूसरा रिलेशन भी क्लियर है। तीसरा एंड फाइनल रिलेशन वो देख लीजिए फटाफट से, ये है हमारा, जिसमें हमें बोला था इफ द वर्क फंक्शन इज जीरो, इफ द वर्क फंक्शन लास्ट है ऑफ मेटल सरफेस is zero या is negligible। लास्ट क्लास ये रिलेशन हमने पूरा नहीं करा था, कंप्लीट नहीं हो पाया था ये। तो इफ द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल सरफेस इज नेग्लिजिबल, देन व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन, किस किस का रिलेशन पूछा था इस क्वेश्चन में, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन E एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। आ जाओ भाई, एक बात अपने दिमाग में अब फिट करो भाई, अरे सभी बच्चे दिमाग में एक चीज डाल लो, जैसे ही क्वेश्चन में उसने एक शब्द इस्तेमाल करा नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन, तो आपका वर्क फंक्शन हो गया जीरो, और ऐसे में आपको इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना मैंडेटरी है। क्योंकि आप लोग एक बात समझ जाइए, अगर उसने क्वेश्चन में दिया है कि वर्क फंक्शन जीरो है, तो डेफिनेटली वर्क फंक्शन तो इसी इक्वेशन में इस्तेमाल होता है भाई, तो इसका तो यूज तुम्हें करना है, पहली चीज समझ लो। उसने बोला कि वर्क फंक्शन तो नेग्लिजिबल है, तो क्या रिलेशन होगा इस इंसिडेंट एनर्जी और जो यहां से निकला इलेक्ट्रॉन है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्वेश्चन में लैम्डा से डिनोट हुई है, आयुष सुधांशु बोर्ड पे ये दिक्कत करेंगे बाद में तुम पेपर में जब क्वेश्चन आएंगे तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा है। अब मेरी पूरी बात समझना भाई, इन दोनों के बीच में मुझे रिलेशन बताने। लैम्डा का फॉर्मूला आप जानते हैं, मल्टीपल फॉर्मूले कैसे, h अपॉन एम वी, एच अपॉन पी, एच अपॉन रूट ऑफ 2m के, एच अपॉन रूट ऑफ 2m क्यू वी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन मुझे क्या लगाना है। अब आप लोग ध्यान से सुनिए, मुझे इस लैम्डा का रिलेशन इस एनर्जी से बनाना है, लैम्डा का रिलेशन एनर्जी से कैसे बनाऊंगा, फिर वही बात आती है, एनर्जी इज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी एंड द सेम काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो रिलेटेड टू लैम्डा। फिर खत्म, समझ गए बात को मैंने क्या बोला? सेम वही चीज कर रहे हैं जो सबसे पहले करी थी। आपको वहां पर क्या था पहले क्वेश्चन में, दिमाग लगाना, उसकी वेवलेंथ को इसकी वेवलेंथ से रिलेट कराना था, तो उसकी वेवलेंथ थी काइनेटिक एनर्जी से, ये वाली वेवलेंथ भी काइनेटिक से, दोनों को बराबर कर दिया। इस बार उसकी वेवलेंथ को नहीं, सिंपल ई को ही रिलेट कराना है। किसको बोलो? ई को। तो उसको ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, ई को रिलेट कराना है इससे, तो वो भी रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी से, ये भी रिलेटेड है बोलो किससे, काइनेटिक एनर्जी। दोनों की काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा फिर से। अरे नहीं आया समझ में? लवनीत नहीं आया भाई। आपको इन दोनों में जब भी रिलेशन बनाना हो, लेकिन ऊपर का इससे रिलेशन बनाना हो, भाई एक बात फिक्स है, वो भी काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है और ये भी काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, दोनों ही काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर देंगे। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ, वर्क फंक्शन फिर जीरो, बोलो ई को इस बार ओपन करने की जरूरत। सुन लीजिए, पहले क्वेश्चन में और उसमें ज्यादा फर्क नहीं है,
पहले क्वेश्चन में बोला था वेवलेंथ, ये वाली वेवलेंथ को इससे रिलेट करो, तो मैंने यहां पर इसको ओपन करके hc/λ बना लिया था ताकि इसकी वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी से रिलेट हो, उसकी वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी से रिलेट हो और फॉर्मूला इक्वेट कर दे। बोला है कि नहीं? इस बार उसने बोला है कि मुझे तो बस ई का रिलेशन चाहिए, तो मैं ई को पुट सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा hc/λ, ई को ई रखूंगा। और बोलो जरा मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? बोलो। सो काइनेटिक एनर्जी और ई बोलो क्या आगे? बोलो बिल्कुल बराबर, पहली चीज। दूसरी चीज, तुम जानते हो कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है वो के की टर्म्स में इतना होता है। अरे जानते हो? बोलो जरा क्या आएगा यहां से? और के बोलो कितना आ जाएगा? 2m। तो ये बन गया सेकंड। फिर वही क्वेश्चन हो गया बिल्कुल पहले वाला, दोनों काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर दो इन दोनों को। बोलो क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? E बराबर में h² में, और मैं बोल सकता हूं λ² आ गया h² में, जिससे मेरा जो लैम्डा आ गया वो आ गया 2m। इसको तुम बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट भी सोच सकते हो दो स्टेप के अंदर। कैसे? तुम्हें पता है लैम्डा क्या है? h/√2m के। सीधा ही काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या डाल दो? E। आ गया h/√2m के, एंड द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी इफ द वर्क फंक्शन इज जीरो। इफ द वर्क फंक्शन इज जीरो, तो उस काइनेटिक एनर्जी का लिख दिया। अब मुझे बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ का उस एनर्जी से क्या रिलेशन होता है? अगर वो एनर्जी ज्यादा है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। तो कैसा रिलेशन है? इनवर्स। कैसा रिलेशन है? बोलो। क्योंकि बाकी सब फैक्टर्स कांस्टेंट है, वो इसमें इंपैक्ट नहीं डालेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मुझे बताओ जरा कैसा ग्राफ बनेगा ई का और लैम्डा का? ई का और लैम्डा का, तो ग्राफ इनवर्स बनेगा। कैसा बनेगा? बोलो इनवर्स। तो एक बात याद रखिएगा, अगर एग्जामिनर ने बहुत तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करी तो ऐसा क्वेश्चन देगा, कहेगा मैं इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी बढ़ा रहा हूं, बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा। हालांकि इसके पीछे एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है। अरे रुक जाओ निखिल, सुन ले, फिर बातें करता रहेगा, फिर क्वेश्चन निकल जाएगा। एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है, अगर उसकी एनर्जी बढ़ेगी, फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि अगर फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो यहां पर निकले हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है डी ब्रोगली वेवलेंथ का कम होना। तो एक्चुअली में एनर्जी इस वेवलेंथ से कैसे रिलेट होती है? इनवर्सली। ये बात तो लॉजिकली भी समझ में आती है, बट उसका क्या रिलेशन है वो फॉर्मूला ऐसे बन गया। और कैसे बना? h लैम्डा बराबर, कैसे याद करो सब बच्चे? h अपन क्या होता है? √2m के। इफ द वर्क फंक्शन इज जीरो, द काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। उस काइनेटिक एनर्जी का ये रख दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप लोग मुझे बस ये बताओ, ये जो तीन फॉर्मूले तुम्हें करवाए गए हैं, अब देखो आप तीन फॉर्मूले कर रहे हो, इसे हो सकता है कि याद ना रहे कोई सा, लेकिन पेपर में जब आएगा ना तो आप लोग को पता है करना कैसे है। दिमाग में एक चीज फिक्स कर लो, ये वेवलेंथ अलग होती है और ये वाली वेवलेंथ बोलो क्या होती है? अलग। वो होती है hc/λ फोटोन की वेवलेंथ, और ये वाली बोलो क्या होती है? डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो एक तो दो फॉर्मूले तो ये वाले हैं, और तीसरा आप लोगों को ये वाला याद रखना है। इन्हीं तीनों में घुमा फिरा के रिलेशंस बन जाएंगे। आप लोगों को बस क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है वैसा रिलेशन बनाना होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहला वाला और तीसरा वाला एक ही चीज पे काम कर रहा है। पहला वाला क्वेश्चन और तीसरा वाला क्वेश्चन कैसे काम कर रहा है? ये भी रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी से, ये भी रिलेटेड है बोलो काइनेटिक एनर्जी से। बस दोनों की काइनेटिक एनर्जी से जरिए रिलेशन बन गया। ये वाला भी ऐसे काम कर रहा है, वो वाला भी। बस इसमें लैम्डा लैम्डा रिलेट करवाए, उसमें ई को लैम्डा से रिलेट कराया। बात वही है, इसमें मैंने ई को ओपन कर दिया था, उसमें मैंने ई को ओपन नहीं करा है। क्लियर हुआ पहला तीसरा? और दूसरा वाला वैसे ही आसान हो जाता है, बिकॉज इसमें ई बराबर में सम टाइम्स ऑफ के, तो ई बाई के का रेशियो निकाल के सॉल्व कर लूंगा मैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तो जो पार्ट तुम्हारे को दिक्कत कर रहा था वो मैंने दोबारा करवा दिया है, तो अब तो कर लोगे ये चीज रिलेशन में। क्लियर है? अब तुम मुझे बस ये बताओ, अब इस तरह की चीजें दोनों के कॉन्सेप्ट वाइज सारा क्लियर है। और ये जो तीन रिलेशन थे ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। थोड़ा टाइम में डी ब्रोगली फिर से लगा, सॉरी ड्यूअल नेचर पे फिर से लगा लिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप इसको प्रिपेयर करिए दोबारा से। आप लोग का जो नेक्स्ट टेस्ट होगा सिर्फ उसमें ड्यूअल नहीं आएगा, सेमी प्लस ड्यूअल दोनों आएगा। ठीक है, सेमी प्लस ड्यूअल दोनों आएगा। तो दोबारा से सेमी कंडक्टर पढ़ो अच्छे से, रेक्टिफायर वगैरह जो तुमने गलतियां पहले टेस्ट में करी हैं, अरे शुरू कर रहा हूं आइटम 2 मिनट में। जितनी भी गलतियां तुमने पहले टेस्ट में सेमी कंडक्टर में करी है, कोशिश करें कि नेक्स्ट टेस्ट में ना हो। ठीक है, जब तक मॉडर्न फिजिक्स खत्म नहीं होगी बार बार सेमी कंडक्टर टेस्ट होता रहेगा, तो मल्टीपल टाइम्स आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। तो सेमी कंडक्टर भी तैयार करके लेके आना है और ड्यूअल नेचर भी तैयार करके लेके आना है आपको नेक्स्ट टेस्ट के लिए। क्लियर हो रहे हैं? चलो अब शुरू करते हैं एटम। चलिए भाई, मैं तो साथ में ही बोलता हूं कि एटम और न्यूक्लियर एक तरीके के साथ के ही चैप्टर्स हैं, क्योंकि दोनों की वेटेज मिला के कुछ 5 से 6 नंबर की बनती है। 7 नंबर की है एटम न्यूक्लियर मिला के 7 नंबर कर दिया है। पक्का आपने देखा है? लिखा हुआ है तो बढ़िया हो गया भाई तुम्हारे लिए।
चेंज हो गया कि पहले 5 का हुआ करता था, ये 12 7 नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया होगा तुम लोगों के लिए। पहले ये चैप्टर एटम न्यूक्लियाई में 5 ही नंबर मिला करते दोनों के मिला के, अब बढ़िया, अब कितने मिलेंगे 7। मतलब 7 ये 7 सेमीकंडक्टर 5 वो, 19 नंबर आप लोगों के सिर्फ ये 4 चैप्टर से आने वाले हैं। 19 नंबर का मतलब आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेटिव जाओ ना तो 28% सिलेबस है लगभग। 70 में से 19 लगभग आपका अंदाजन 27 से 28% सिलेबस है, ऑलमोस्ट 30% मान के चलो। मतलब 1/3 ऑफ द सिलेबस इज जस्ट कवर्ड बाय कवरिंग दीज 4 चैप्टर्स। और आप जानते हैं कि 4 चैप्टर्स बहुत बड़े और बहुत कॉम्प्लिकेट हैं ही नहीं, ना तो सेमी बहुत कॉम्प्लिकेट है, ना डुअल बहुत कॉम्प्लिकेट है। कुल मिला के 2 टॉपिक पढ़ने होते हैं। एटम न्यूक्लियर भी कराऊंगा तुम्हें दिख जाएगा। इस कारण से शुरुआत यहीं से करी जाती है मॉडर्न फिजिक्स से। ये 4 चैप्टर करो, अपने 20 नंबर पक्के करो। क्लियर हो रहा है? नहीं आ रही बात समझ में? अच्छे से करना भाई, ठीक है। तो अब सुनो एटम के बारे में भाई। एटम के बारे में सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि इसने शुरुआत कहां से करी चैप्टर की। इसने कहा कि देखो, बोर का ये मानना है कि किसी भी एटम के अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। किस में रिवॉल्व करते हैं? मेरी बात को समझना। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिन ऑर्बिट्स को बोला गया ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3। इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो इन ऑर्बिट्स का बोलो बच्चों क्या होगा? अपना एक रेडियस होगा, R1, R2, R3। मतलब इन ऑर्बिट्स का बोलो अपना क्या होगा? होगा। सर ये भी बड़ा स्वाभाविक है कि जब इलेक्ट्रॉन्स इनमें घूम रहे होंगे तो सबकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी, और हर ऑर्बिट में वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। इधर की वेलोसिटी बोलो क्या होगी? v1। इधर की वेलोसिटी बोलो क्या होगी? v2। तो सर आपको हर ऑर्बिट में वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। कितनी होगी? पता नहीं। जब कुछ वेलोसिटी है तो हर एक इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ बोलो क्या है? काइनेटिक एनर्जी भी है। क्या है बोलो? काइनेटिक एनर्जी भी है। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स कुछ न्यूक्लियस के नजदीक हैं, कुछ थोड़ा दूर हैं, तो इनकी कुछ स्टेबिलिटी भी है, मतलब इनकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है। जैसे कि ग्राउंड लेवल से कोई चीज कहीं पर रखी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग है, थोड़ा और ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी अलग है। तो भैया न्यूक्लियस से कौन कितना दूर है उसके हिसाब से उसकी बोलो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी भी है। और काइनेटिक और पोटेंशियल मिला के बनती है बच्चों टोटल एनर्जी भी कुछ ना कुछ है। तो एक्चुअली में बोर मॉडल के हिसाब से एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ऑर्बिट्स में, और इन ऑर्बिट्स के अपने रेडियस हैं, इन ऑर्बिट्स में चलते हुए इलेक्ट्रॉन्स की अपनी वेलोसिटी है, इनके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी है, इनके पास अपनी पोटेंशियल एनर्जी, और इनकी दोनों की मिला के बोलो टोटल एनर्जी भी है। इस चैप्टर का 70% ऑफ द कंटेंट सिर्फ ये 5 चीजें ही हैं कि आपको क्या आना चाहिए। हर एक एटम के अंदर मौजूद ऑर्बिट्स के अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, उसमें बैठे ऑर्बिट का रेडियस, ये सब अगर आपको आता है तो भैया आपको लगभग 60-70% काम इस चैप्टर का ऑलरेडी आता है। इसका ड्राइव आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, तो ड्राइव मैं आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ, पूरा कंप्लीट ड्राइव कराऊंगा आज फिर से, ठीक है, सारी चीज़ों का। तो ढंग से आप सुनिएगा इस प्रोसेस को। तो सबसे पहले हम निकालते हैं रेडियस और वेलोसिटी। आइए निकालते हैं, इसको समझते हैं। पूरा एनर्जी सब करा दूंगा, हो सकता है ट्रांजिशन ना कर पाए, लेकिन एनर्जी तक का सारा कंप्लीट कर लेंगे जो जो पेपर में आ सकता है। तो बोर्ड पे सब बच्चे सुनिएगा भाई। एक बात सुनो, क्या करने जा रहे हैं पहले तुम्हें समझ में आया? क्या करने जा रहे हैं बोलो? हम एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करने जा रहे हैं जिससे मैं किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल लूं। कोई मुझे बोले ऑक्सीजन के सेकंड ऑर्बिट का रेडियस बताओ, निकाल सके, ऐसा फॉर्मूला तैयार करते हैं। ऑक्सीजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बताओ, अलग होएगा सर, छोटा होएगा। हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बताओ सर, अलग होएगा। तो ऐसा फॉर्मूला तैयार करेंगे। कोई बोले ऑक्सीजन के सेकंड ऑर्बिट में बैठे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताओ, काइनेटिक एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, टोटल एनर्जी बताओ, उस सबका फॉर्मूला तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे बोलो? फॉर्मूला। अब आइए फॉर्मूला कैसे तैयार होगा बोर्ड पे समझिए सभी बच्चे, बोर्ड पर। यार ये न्यूक्लियस है और ये कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। तो सभी बच्चे मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सबको पता है ई होता है, ई माइनस होता है वैसे। अच्छा, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है? देखो सर, न्यूक्लियस पे चार्ज डिपेंड करता है कि कौन सा न्यूक्लियस है। अगर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है तो एक ही प्रोटॉन है तो 1e का चार्ज होएगा। हीलियम का न्यूक्लियस है तो 2 प्रोटॉन होंगे, 2e का चार्ज होएगा, क्योंकि प्रोटॉन पे 2 प्रोटॉन हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ e का चार्ज होगा। सोडियम का एटम है तो 11e का चार्ज होएगा, और किसी भी फलाना ठिकाना कोई एटम है तो Ze का चार्ज होएगा। कितने का बोलो? जैसे गोल्ड है तो 79 एटॉमिक नंबर है तो 79e का चार्ज सेंटर में है। समझे नहीं मेरी बात को? नहीं आई ना बात समझ में? तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है बोलो? Ze। और बाहर कौन रिवॉल्व कर रहा है बोलो? इलेक्ट्रॉन। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है, क्लास
ये मुझे रेडियस निकालना है कि वो जिस भी ऑर्बिट में बैठा रेडियस कितना होगा, जिधर भी बैठा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये सब मुझे निकालना है। तो क्लास एक बात बताओ, कोई भी चीज अगर गोल घूम रही है तो ये बात हम पढ़ते हुए आ रहे हैं 11th क्लास से, टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन वी नीड सम फोर्स फ्रॉम द सेंटर, वी नीड सम फोर्स फ्रॉम द सेंटर। किसी भी चीज को गोल घुमाने के लिए आपको सेंटर से फोर्स चाहिए। अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ, सेंटर से ग्रेविटेशनल फोर्स है। मैं एक पत्थर को रस्सी से बांध के बैठा हूं और ऐसे से घुमा रहा हूं, और ये बातें नहीं प्लीज यार, एक पत्थर को रस्सी से बांध के बैठा हूं और ऐसे से घुमा रहा हूं, तो वो तब तक गोल घूमता रहेगा जब तक मैं क्या लगाऊंगा, सेंटर से फोर्स। तो आपको ये सिखाया गया था 11th क्लास के अंदर कि कोई भी m मास की चीज को अगर r रेडियस के अंदर घुमाना है v वेलोसिटी से, तो सेंटर से जो फोर्स मेंटेन करना पड़ेगा। अरे जैसे मैं एक पत्थर को पकड़ लूं और उसको कुछ कुछ घुमा रहा हूं, कुछ वेलोसिटी से, किसी रेडियस में घुमा रहा हूं, है ना, किसी रेडियस में घुमा रहा हूं, छोटे रेडियस में, बड़े रेडियस में, तो मुझे सेंटर से कितना फोर्स चाहिए, कहते हैं फोर्स चाहिए होता है mv²/r। सभी बच्चे याद कर लीजिए, टू मूव एनी ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन वी नीड अ फोर्स फ्रॉम द सेंटर विच इज इक्वल टू mv²/r। जितना मास उतना ज्यादा फोर्स। छोटा पत्थर घुमाओगे कम फोर्स चाहिए, बड़ा पत्थर घुमाओगे ज्यादा फोर्स चाहिए, कम वेलोसिटी से घुमाओगे कम फोर्स चाहिए, ज्यादा वेलोसिटी से घुमाओगे तो ज्यादा फोर्स चाहिए। तो दैट इज कितना फोर्स हमें चाहिए होता है किसी भी चीज को घुमाने के लिए, mv²/r। अब आप लोग मुझे बताइए जरा, इसमें सेंटर से फोर्स चाहिए होगा, क्लास बातें नहीं प्लीज, सेंटर से इसमें भी फोर्स चाहिए होगा, तभी तो गोल गोल घूम रहा होगा। मुझे बताइए जो mv²/r है ये किसने प्रोवाइड करा, यहां सेंटर से कौन फोर्स लगा रहा है, कोई खड़ा थोड़ा ना हुआ फोर्स लगाने के लिए। तो आप जानते हैं सर ये प्लस और वो बोलो क्या है माइनस, इस प्लस और माइनस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो लग रहा है और जो इस नेसेसरी mv²/r को प्रोवाइड कर रहा है। मेरी बात को ढंग से सुनिए, किसी भी चीज को गोल घुमाने के लिए सेंटर से फोर्स चाहिए होता है mv²/r। अब ये mv²/r कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, जैसे इस पत्थर को घुमाने के लिए कौन प्रोवाइड कर रहा है mv²/r, मैं कर रहा हूं। अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, उस mv²/r जो चाहिए वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सन खींच तो रहा है अपनी तरफ, उसके कारण वो mv²/r बना हुआ है। यहां पर mv²/r किसने प्रोवाइड कराया बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने। तो मैं ये कहूंगा जो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स जो मुझे चाहिए था वो किसने प्रोवाइड करा बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन्स। पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं एक बार स्टार्टिंग का फ्लो समझ में आ गया ना तुम लोगों को, फिर ये ड्राइव चलता ही चला जाता है, फिर तो इसमें मैथमेटिक्स काम आती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज क्या, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास भी है, उसको हम किसी वेलोसिटी से घूमते हुए भी देख रहे हैं ऑर्बिट के अंदर, कुछ रेडियस में भी घूम रहा है, तो डेफिनेटली सेंटर से एक फोर्स लग रहा होगा, लग रहा होगा। अच्छा सेंटर से कितना फोर्स चाहिए हमें बोलो, mv²/r। और ये mv²/r किसने प्रोवाइड करवाया, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। तो तुम सब बच्चे मुझे बताओ, ये जो mv²/r चाहिए, ये जो mv²/r चाहिए वो किसने प्रोवाइड कराया, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का रेडियस ऑर्बिट, किसने प्रोवाइड कराया, 1/4πε0 q1 q2 बाय में क्या होता है r²। तो q1 q2 कितना बोलो, ze इंटू में e डिवाइड में बोलो क्या, r²। माइनस नहीं ले रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड में काम कर रहा हूं। पहला इक्वेशन समझ आया तो आगे बढ़ा जाए, नहीं आया तो बताओ। सबको आ गया पहला, नाजिया कोई डाउट तो नहीं है। द mv²/r force we need is provided by the electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron which is equal to 1/4πε0 ze into e by में क्या r²। याद रहेगा सबको पहला स्टेप, यही तो शुरुआत होती है। अब बोलो r से r, मुझे बताओ जरा क्या आ गया, r बराबर में आ गया, इस r को इधर ले आओ, 1/4πε0 ze²। इस फॉर्मूले में तुम्हें क्या क्या नहीं पता, ना तो रेडियस पता और ना वेलोसिटी पता। हाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, इसका तुम्हें कांस्टेंट वैल्यू पता है, 9 × 10⁻9 होता है। जेड तुम्हें एटम बताई देगा कौन सा है, ई तुम्हें पता है, बस क्या नहीं पता, वेलोसिटी नहीं पता और रेडियस नहीं पता। उसका तो फॉर्मूला बनाने जाना है ना, रेडियस का और किसका बोलो, तो दोनों ही चीजें नहीं पता। मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर आपको एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल नहीं पता है तो सॉल्व तो हो नहीं सकता, कम से कम कितनी इक्वेशन चाहिए, दो। जैसे कि मैथमेटिक्स कहती है कि अगर तुम्हारे पास एक इक्वेशन है x + 2y = 5, तो है ना x पता ना y पता, ना x पता ना y पता, तो एक इक्वेशन से पता भी नहीं लगेगा। मिनिमम दो इक्वेशन चाहिए अगर दो वेरिएबल है। तो अगर एक तुम्हारा x + 2y = 5 है तो एक और ढूंढ लाओ ना कहीं से कि 2x प्लस में जो भी है, मान लो 4y = में 10 है, कुछ ऐसा है। तो अगर दो मिल जाएंगी तो बात बन जाएगी, नहीं बन जाएगी फिर तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा के x को और y को सॉल्व कर लेंगे। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहला वाला रिलेशन तुम्हें r और v के बीच में मिल गया है, एक और रिलेशन चाहिए तुम्हें r और v के बीच का। तो तुम लोगों को सीधा अभी तो याद कर लेना है, उस समय लेकिन मैंने समझा दिया था लास्ट में। तो क्या था बोलो, अकॉर्डिंग टू
क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, एक रिलेशन होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है ना तो उसका मास, उसकी वेलोसिटी और उसका रेडियस का जो प्रोडक्ट होता है वो NH/2π के बराबर होता है। NH/2π के, वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर, n इज द H प्लैंक्स कांस्टेंट, 2π ये सब है बच्चों। अभी कुछ नहीं करना आप लोगों को, सभी बच्चों को बस दो बातें दिमाग में फिट कर लेनी है, उसके बाद तुम देखना ये इजीली हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ एक बेसिक मैथमेटिक्स है जो 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में सिखा दी जाती है बच्चों को कि दो इक्वेशंस के जरिए x और y सॉल्व कैसे करना है। अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि मेरे पास एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही और तुम्हें x और y निकालना है, तुम कर लोगे? पहले बताओ कैसे करते हो? या तो एलिमिनेशन लगा देते हो या सब्स्टिट्यूशन लगाते हो। सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाते हो बताओगे? सर इसमें से मैं x को निकाल के इसमें पुट कर दूंगा ताकि सब कुछ y में आ जाए, ताकि सब कुछ, फिर y निकल जाएगा, फिर मैं y को वहीं पुट करके x निकाल लूंगा। यही तो प्रोसीजर होता है। तो गाइज हम लोग फॉर्मूला बनाने जा रहे थे किसका निखिल? रेडियस का और वेलोसिटी का। एक रिलेशन रेडियस वेलोसिटी का ऊपर है और एक रिलेशन रेडियस वेलोसिटी का नीचे है। हर्ष, एक नीचे है और एक ऊपर रिलेशन। क्या करो, या तो वहां से r को निकाल के यहां पुट कर दो या यहां से r को निकाल के वहां पुट कर दो। मतलब या तो पूरा एक्सप्रेशन r में बना लो या पूरा एक्सप्रेशन v में, सॉल्व हो जाएगा भाई। अरे यार नहीं आया समझ। सभी बच्चे सेकंड रिलेशन में भी याद कर लो बस। क्या? जब इलेक्ट्रॉन का मास m होता है, वेलोसिटी v होती है, रेडियस r होता है, तो जो उसका mvr होता है वो किसके बराबर होता है? NH/2π। लास्ट में मैंने प्रूव भी करवाया तो दोबारा प्रूव करवाऊंगा। n होता है ऑर्बिट नंबर, H/2π। अब सुन लो करना क्या, ये दो स्टेप कर लिए। अब इसके बाद भाई सिंपल मैथमेटिक्स बोलो सब बच्चे, क्या वो भी r और v में, ये भी r और v में क्लास। तो यहां से मैं v को निकालता हूं, यहां से मैं v को निकालता हूं, बोलो कितना आएगा सब बच्चे बताओ, बताओ कितना आएगा? NH/2π mr। आयुष v कितना आएगा? NH/2π mr। अब v को निकाल लिया, उसमें पुट कर दो ताकि पूरा r में आ जाए। तो मैं बोलूंगा पुट इन फर्स्ट, पुट इन, बताओ कितना आएगा? 1/4πε0 क्या चीज के, चलने दो कोई दिक्कत नहीं। ZE² m v²। अब v² करो भाई, स्क्वायर करो, n² h² डिवाइड बाय 4π²। किसी को दिक्कत? r निकालना है, r को निकालते हैं यहां से, फाइंड करते हैं यहां से r को। बताओ कितना आएगा सब बच्चे बताओ। ये सारी चीज ऊपर जाएगी, उससे पहले काटना है तो काट लो, तो या ऊपर जाएगा काटूं? काट लो यहीं पर ही। चलो और बताओ, और बताओ। पाई से, 4 से, और बस बोलो क्या बना? जो कट रहा था वो कट गया। बोलो क्या आ गया? r बराबर ZE² तो ऊपर है ही, ये नीचे से बोलो क्या आ जाएगा? पाई m r² डिवाइड बाय, बोलो कितना आएगा? ε0 n² h²। डोंट वरी, r यहां पर भी है, यहां पर भी है, एक r से r कट जाएगा। अब बताओ, मैं r का फॉर्मूला निकालना था तो r यहां रखते हुए सारा कुछ उधर ले जाओ, r को यहां रखते हुए सारा कुछ उधर ले जाओ, तो क्या आएगा? r को यहां रखते हुए सारा कुछ उधर ले जाओ, तो r बराबर कितना आ जाएगा? ये सारा कुछ उधर लेके गया तो मैंने बोला ε0 h², यहां आ गया n², डिवाइड बाय, बोलो क्या आएगा? डिवाइड बाय बोलो क्या आएगा? m पाई, कुछ भी लिख दो यार, कैसे भी लिख दो, m पाई e², m पाई e² और z। ढंग से सुनो भाई, ये आ गया r का फॉर्मूला। अब आप कहोगे सर ये कैसा फॉर्मूला है? मेरी बात को समझना जरा। इस r के फॉर्मूले में कांस्टेंट चीजें बताओ। तुम्हें पता है परमिटिविटी कांस्टेंट होती है, पहला चैप्टर 8.85 × 10⁻⁻12। h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहां पर, पाई आपको पता है, E आपको पता है, बट इंपॉर्टेंट चीज, मैं n और z पुट नहीं कर सकता क्योंकि z है एटॉमिक नंबर और n है ऑर्बिट नंबर। कौन से की बात हो रही है? पहले ऑर्बिट की, दूसरे ऑर्बिट की, तीसरे ऑर्बिट की। किसका रेडियस पूछ रहे हो? तो आप ये कहेंगे कि सर n और z अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगा। वो बोलेगा ऑक्सीजन का सेकंड ऑर्बिट, तो मैं बोलूंगा ऑक्सीजन के लिए z 8 हो जाएगा, ऑर्बिट नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बोलेगा मुझे तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के बताओ, तो एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा, ऑर्बिट नंबर 1 हो जाएगा। समझ रहे बात को? हीलियम के सेकंड ऑर्बिट की बताओ, तो हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा, सेकंड ऑर्बिट 2 हो जाएगा। मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब आपको वो कोई भी एटम, फलाना एटम का फलाना ऑर्बिट बोलेगा तो z बदलेगा, और क्या बदलेगा? बोलो n। तो z और n तो बार बार बदलेगा, इसलिए मैं उसको फिक्स नहीं बोल सकता। लेकिन ε0 h m पाई e ये सब बोलो क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। सो यू पुट दिस कॉन्स्टेंट वैल्यूज। आप सबको पता होना चाहिए कि ε0 का वैल्यू कितना होता है? 8.85 × 10⁻⁻12। h का वैल्यू होता है 6.626 × 10 की पावर कितना? -34। m आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये आपको वैसे याद भी ना होना तो भी एग्जामिनर के हेडक है।
और ई आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर कितना। जब तुमने सबको पुट कर दिया तो ये जो कैलकुलेशन है ना, ये वाली कैलकुलेशन सॉल्व हुई और आंसर आया 52.9 इंटू 10 टू द पावर -12 एन स्क्वायर बाय जेड। अब ये आंसर तो मीटर में आएगा ऐसा यूनिट में, लेकिन 10 की पावर -12 मीटर को लिख दिया मैंने पिकोमीटर, तो 52.9 एन स्क्वायर बाय जेड और लिख दिया मैंने पिकोमीटर। क्या लिख दिया मैंने? इस पिकोमीटर का मतलब है 10 की पावर -12, उसको एक साथ लिख दिया पिकोमीटर। तो मेरी बात सुन लीजिए, ये तुम्हें क्या देता है? दिस फॉर्मूला गिव्स यू द रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट ऑफ एनी एटम, मतलब कि किसी भी ऑर्बिट का किसी भी एटम का रेडियस निकाल सकता है, मतलब किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकता है। जैसे मुझे बताओ हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, जल्दी बोलो, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का। अब हाइड्रोजन का Z1 होएगा, फर्स्ट ऑर्बिट N1 होएगा, बोलो रेडियस कितना आ गया? 52.9 पिकोमीटर्स। तो जो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट होता है ना, उसका रेडियस होता है 52.9 पिकोमीटर्स। इन एग्जैक्ट मीटर्स इट विल बी 52.9 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन बोले हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बताओ, हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट का बताओ क्लास। मैंने बोला हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बताओ, हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट का। तो अगर कोई तुम्हें बोले फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन बच्चों, तो हाइड्रोजन का Z1 होता है, N1 होता है, तो बोलो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितना आएगा? 52.9 n स्क्वायर बाय में Z, तो ये आएगा 52.9 पिकोमीटर्स। मानता हूं आप लोगों को ये चीजें आती होंगी, लेकिन रिवीजन का मतलब यही है कि आता भी है तो भी एक बार सुनना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है? सुन लीजिए, रिवाइज हो रहा है आप लोगों का, क्वेश्चंस के वक्त पे हमें स्पीड पकड़ लेंगे अगर ये चीजें आती होंगी तो। दूसरा बताओ, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा, n लेकिन 1 हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आएगा 52.9 n स्क्वायर बाय में Z, तो दिस विल बी 26.45 पिकोमीटर। इसका मतलब हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस छोटा होता है और हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बड़ा होता है। ये बड़ा स्वाभाविक कारण है, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट थोड़ा बड़े साइज का होगा और हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट थोड़ा सा छोटा होगा। कारण बड़ा साफ है कि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, पकड़ थोड़ी ज्यादा होती है, ऑर्बिट नजदीक होएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपकी मदद करेगा टू गिव द रेडियस ऑफ द एनी ऑर्बिट ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकलवाने में। पहला ड्राइव समझ में आ गया आप लोगों को? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि रेडियस का ड्राइव करके दिखाइए। क्या करके दिखाओगे उस वक्त पे? आप लोग करोगे, दोबारा सुन लीजिए, mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE का स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर। कर लोगे? कनिष्का नहीं आ रही बात समझ में? उसके बाद यहां से वी और आर का एक रिलेशन तो बन ही जाएगा। एक कहां से आएगा बोलो? MVR बराबर क्या? NH/2π। ये वाला स्टेप याद कर लीजिए। अब वी और आर का ये भी है, वी और आर का ये भी है। आप करोगे तो रिलेशन तो बहुत सारी चीजों का है। अरे बाकी सब कॉन्स्टेंट्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, H, N, ये सब कॉन्स्टेंट्स है। क्या बदलता है? ऑर्बिट टू ऑर्बिट क्या बदलेगा? आपका रेडियस बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा, उसका फॉर्मूला मेरे को निकालना है। तो मैंने कहा ऊपर वाला भी वी और आर में, नीचे वाला भी वी और आर में। तो मैंने कहा यहां से मैंने वी को निकाल लिया, किसकी टर्म्स में बोलो? आर के टर्म्स में ऊपर पुट कर दिया ताकि पूरा आर में आ जाए। पूरा किस में आ जाए? आर में। और यहां से मैंने आर को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब बताओ वी निकालना तो क्या करूं? जो तुम्हारा आर आया था, देखो इसको मत पुट करना, क्योंकि एग्जामिनर आपको उसी टर्म्स में जाता है जैसे ये निकाला था। तो आर जो तुम्हारा निकला था, इसको अगर मैं यहां पुट कर दूंगा तो बोलो वी आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यार भूलिए मत, आप लोग मैथ्स कैसे करते हैं। एक्स और वाई की 2 इक्वेशन थी, तो यहां से एक्स को निकाला था, वाई की टर्म्स में यहां पर पुट करा तो पूरा वाई निकल गया। फिर वाई को जाके किसी में पुट कर दिया तो एक्स निकल गया। बोलो यही तो हुआ ना? तो पहले वेलोसिटी को आर की टर्म्स में लाके पूरा क्वेश्चन आर में बना के आर निकाल लिया। अब आर को इधर पुट करके बोलो क्या निकाल लूंगा? वी निकाल लूंगा। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसा बनेगा? सभी बच्चे बोर्ड पे देखिए। तुम सभी बच्चे जानते हो कि वेलोसिटी किसके बराबर थी क्लास? MVR बराबर NH/2π था। दिमाग लगाना, MVR बराबर NH/, तो V किसके बराबर था? NH/2π और MVR था तो MR आ गया। अब आप जानते हो कि हमें क्या पता है भाई? ऑल्सो वी नो R किसके बराबर आया है? ε0 H स्क्वायर डिवाइड बाय में m π E स्क्वायर n स्क्वायर बाय Z। आई थिंक यही है। ε0 H स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन में m π E स्क्वायर Z। ये देखो डायरेक्ट यही चीज पुट करनी है आपको। तो बोलोगे कि इसको पुट R in this equation, put R in equation of V, in equation, इस वाली इक्वेशन में हम R को पुट कर सकते हैं। अरे नहीं आया समझे भाई? जो तुम्हारा R आया उसको V वाले इक्वेशन में पुट कर दो। आशीष क्लियर है ना? तो V बता कितना आएगा? तो V आ जाएगा NH अपॉन में बोलो क्या? 2πm, R की वैल्यू n स्क्वायर अपॉन में m π E स्क्वायर Z। बच्चों बताओ कैसे सॉल्व करूंगा मैं यहां से?
कुछ कट रहा है? पाई से पाई, एच से एक एच, एन से एक एन, बस एम से एम, बहुत बढ़िया। जो कट रहा है काट दो। वेलोसिटी बोलो कितना आ गया? ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, बोलो कितना आएगा? ई स्क्वायर जेड डिवाइड बाय, बताओ क्या आएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट एच एन। फिर आप लोग क्या करोगे? पुट कॉन्स्टेंट्स, पुट कॉन्स्टेंट्स। आप कॉन्स्टेंट्स वैल्यू पुट करोगे किसकी? ई की, एप्सिलॉन नॉट की, एच की। जेड और एन क्यों नहीं पुट कर सकता? क्योंकि एटम टू एटम जेड बदलेगा और ऑर्बिट टू ऑर्बिट एन बदलेगा, तो इनको पुट नहीं कर सकता। जब मैं इसको पुट करूंगा तो कितना आंसर आएगा? ये सारा कैलकुलेशन आएगा 2.18 इंटू 6 जेड बाई में एन, और दिस इज योर मीटर। अब आप लोग मुझे बता दो, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में बैठे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है? हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में बैठे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताओ। इतनी है सर, सेम हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में बैठे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 2.18 into 10 की पावर 6। सिंपल है सर, हाइड्रोजन है ना, तो जेड 1 होएगा, एन भी 1 होएगा, तो इतनी वेलोसिटी होएगी। अगर बोलूं हीलियम के, हीलियम के एटम में बैठे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट में बैठे, 1.09। हीलियम का जेड कितना होएगा? 2। हीलियम का जेड 2 होएगा, एन 1 होएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो तुम मुझे बताओ जरा, ये फॉर्मूला क्या मदद कर रहा है, वो वाला फॉर्मूला क्या मदद कर रहा है? सर बोथ द फॉर्मूलाज गिव्स यू, आपको दोनों फॉर्मूले क्या मदद कर रहे हैं? कार्तिक, मैंने 2 फॉर्मूले करवाए हैं, बोल क्या? एक रेडियस का और एक वेलोसिटी का। दोनों में एन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि एक आपको मदद करेगा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकलवाने में, एक मदद करेगा वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट के अंदर जो बैठे इलेक्ट्रॉन्स को निकलवाने में। पहले वाले का सब बच्चे फॉर्मूला बताओ क्या है? 52.9 n स्क्वायर बाय में z पिकोमीटर्स, और दूसरा वाला बोलो क्या है? फोन बंद कर लो बच्चों इसका। क्लियर है क्लास? बोर्ड पे ध्यान दो। समझ आया क्या करना चाह रहा हूं? ये रिलेशन कैसे बने हैं वो क्लियर हो गया आप लोगों को। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इधर बातें मत करो वंशिका, इधर देखो, बात कर लेना क्लास के बाद जितनी कर रही है। तो ये जो रिलेशंस है ना, आप लोगों को या तो वो डायरेक्टली बोलता है कि ड्राइव कर दो, या कभी कभी वो पता है क्या बोलता है कि आप प्रूव करके दिखाओ कि वेलोसिटी ने इसके बराबर आती है। वेलोसिटी, अब देखो, अगर उसने ऐसा बोला कि वेलोसिटी इसके बराबर आती है, तो फिर आपको ये ड्राइव पूरा करके यहां पर ही रोकना पड़ेगा कि हाँ ये इसके बराबर होती है। कभी कभी उसने ऐसे भी दे रखा क्वेश्चन, एनर्जी का तो बिल्कुल ऐसे ही देता है वो हमेशा। तो आप मुझे बताओ, वेलोसिटी और ये आर समझ में आ गया? अच्छा, कुल मिला के अगर इसका मैं समरी निकालूं ना, तो मुझे ये समझ में आता है कि समरी में ना 2 इक्वेशंस दिमाग में डालनी है, बस 2 इक्वेशंस। बोलो कौन कौन सी 2 इक्वेशंस हैं? सभी बच्चे वो 2 इक्वेशंस फिट करो दिमाग में। कौन कौन सी? एक तो mv स्क्वायर बाय आर को, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स को किसके बराबर पुट करना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर। इसके जरिए तुम लोगों का v और r का एक रिलेशन डेवलप हो जाता है, जो कि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या? mv स्क्वायर। और एक दूसरी इक्वेशन होती है mv r बराबर क्या? nh अपॉन में क्या? 2 पाई। सर ये 2 इक्वेशन दिमाग में जिसके सेट हो चुके हैं, उसके बाद का ड्राइव तो मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि उसके बाद तो यहां से v को निकाल लिया r की टर्म्स में, यहां पुट कर दिया। जब तुम्हारा r निकल गया तो r को यहां पुट कर दिया तो v निकाल लिया। यही तो हुआ है ना? तो क्या लगता है कि बहुत मुश्किल ड्राइव है? अब देखो, पहले जिसमें क्लास में कराया था, अगर आप लोगों ने उस समय घर पे प्रैक्टिस नहीं करा था, तो अब ये गलती दोबारा मत करना। घर पे बैठ के लिख के प्रैक्टिस करना, ऐसे पढ़ना मत लेट के कि भैया ये पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आता है, पेपर में कुछ भी नहीं हो रहा, पहला स्टेप भूल गए। तो लिख के प्रैक्टिस करनी जरूरी है। हो जाएगा रेडियस वेलोसिटी। आगे बढ़ूं, एक बात मैं और रेडियस वेलोसिटी के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं, सुन लीजिए। वो बहुत जरूरी चीज है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो वो ये है कि किसी भी एटम के अंदर, फॉर एन एटम, जो उसके फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट का रेशियो होगा, बताओ जरा कैसा होगा? अब जैसे मान लो एक एटम ही, एक ही एटम है, मान लो कि, इधर ध्यान दो तनीषा, एक ही एटम है। जैसे मान लो मैंने को बोल दिया कि गोल्ड है। अब गोल्ड का ही फर्स्ट ऑर्बिट, गोल्ड का ही सेकंड ऑर्बिट और गोल्ड का ही थर्ड ऑर्बिट का मैं रेडियस जानना चाहता हूं। क्लास ध्यान समझना, गोल्ड का ही फर्स्ट, गोल्ड का ही सेकंड और गोल्ड का ही, अब गोल्ड ही है तो सबका जेड तो सेम ही होगा। हर बार जब मैं फर्स्ट ऑर्बिट निकालूंगा तो 52.9 1 का स्क्वायर बाय जेड, इंपॉर्टेंट है समझना। जब सेकंड ऑर्बिट निकालूंगा तो क्या फर्क आएगा? 52.9 2 का स्क्वायर बाय में जेड वही रहेगा, क्योंकि एटम तो वही है ना। और जब मैं थर्ड ऑर्बिट निकालूंगा तो 52.9 3 का स्क्वायर बाय में जेड फिर वही आएगा। तो आपने क्या पाया कि जब मैं रेशियो करूंगा तो 52.9 कट जाएगा सबका, जेड से जेड भी कटेगा, बस क्या बच जाएगा? कार्तिक नहीं आया समझ में?
अरे किसी को नहीं आए तो बताया करो, सबको आए तो 3 नंबर 4 नंबर कैसे आते हैं? ध्यान दिया करो ना क्लास में। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, क्या इनके रेडियस की रेशियो कैसी होती है क्लास? 1:4:9 की रेशियो में ये अरेंज्ड होते हैं। इसका मतलब इन सबका जो रेशियो होता है, मतलब कि जो रेडियस रेशियो होता है किसी भी एटम का, ये सभी एटम्स पे लागू होता है, ये सभी एटम्स पे लागू होता है। क्योंकि अगर उनका पहला ऑर्बिट 1 यूनिट का है ना, रेडियस मतलब रेडियस कितना है बोलो, 1 यूनिट का, तो अगला 2 यूनिट, तीसरा 3 यूनिट, 4 यूनिट ऐसे नहीं बढ़ता, बराबर डिस्टेंस से नहीं बढ़ता। पहला 1 यूनिट है तो अगला सीधा 4 यूनिट, उससे अगला सीधा 9 यूनिट। मतलब पहले और दूसरे के बीच में जो गैप है देख रहे हो 3 यूनिट का है, और उससे भी अगला जो बनेगा वो तो 9 पे बनेगा, मतलब 5 यूनिट का गैप है। मतलब गैपिंग अलग अलग होती है, इक्वल स्पेस नहीं होते हैं ऑर्बिट्स। ध्यान रखिएगा, किसी भी एटम के ऑर्बिट्स का रेडियस रेशियो बोलो क्या होता है, 1:4:9। एंड अगर आपको डाउट लगे तो आप फॉर्मूले में पुट करके देख लीजिए। जब फर्स्ट ऑर्बिट का निकालोगे 1 का स्क्वायर आएगा, सेकंड ऑर्बिट में 2 का स्क्वायर आएगा, थर्ड ऑर्बिट में 3 का स्क्वायर आएगा, और z और ये तो सेम ही रहेगा सर, क्योंकि एक ही एटम की बात हो रही है। तो एक का 1, एक का 4, एक का 9 आएगा। कृति नहीं आ रही बात समझ में? अगर मैं वेलोसिटी रेशियो निकालूं तो मुझे बताओगे वेलोसिटी रेशियो कैसी होगी? एक ही एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की, सेकंड में, थर्ड में, तो सर ये तो सेम ही पुट आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट की निकालो जो सेकंड की, थर्ड की, और सर z भी सेम पुट होएगा, z भी सेम पुट होएगा, बस क्या बदलेगा n। फर्स्ट ऑर्बिट की निकालते वक्त n 1 होएगा, सेकंड ऑर्बिट की निकालते वक्त n 2 होएगा, तो अब वेलोसिटी आधी हो जाएगी। और थर्ड ऑर्बिट की निकालते वक्त n 3 होएगा, तो जितनी पहली बार थी उसकी 1/3 हो जाएगी। अरे नहीं आया समझ में? तो रेशियो क्या बनेगा बोलो, 1/1 रेशियो बनेगा 1/2 रेशियो बनेगा 1/3। मतलब पहले वाले की अगर 1 है तो उससे अगले की आधी स्पीड होगी, उससे अगले की 1/3 स्पीड होगी। मतलब इसको इस तरीके से यूज करना कि अगर किसी ने तुम्हें ये कह दिया कि किसी एटम के अंदर पहले ऑर्बिट में बैठे इलेक्ट्रॉन की स्पीड 100 की है, तो सेकंड में सीधा समझ जाओ उसकी आधी होगी, 50 होगी, उससे अगले में 1/3 होगी, मतलब कि अगर 100 थी तो 1/3 होगी 33.3। समझ रहे हैं बात को? उससे अगले में 1/4 होगी, 25 हो जाएगी। कुछ ऐसे चलता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी धीरे धीरे घटती है ऑर्बिट वाइज, जितना बाहर जाएंगे वेलोसिटी घटेगी और रेडियस धीरे धीरे बढ़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि एक का रिलेशन n से डायरेक्ट है, एक का n से रिलेशन बोलो क्या है, इनवर्स है। तो जितना ऑर्बिट बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगा, बट वेलोसिटी घटेगी। तो रेडियस और वेलोसिटी के लेके सारे मुद्दे क्लियर है। फटाफट से आते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी पे और पोटेंशियल एनर्जी पे और टोटल एनर्जी पे, ये खत्म करना है आज में। अब सुनिए, ये आसान सा है। यहां मैं बताने वाला हूं आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी के बारे में, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी। प्लीज गाइस बातें नहीं, आप मुझे बताओ किसी भी ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालो? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। देखिए सिंपल सी बात है, क्या तुम सभी बच्चे जानते हो कि mv²/r, क्या तुम जानते हो कि mv²/r किसके बराबर होता है? k लिखो या 1/4πε0? चलो लिख लो 1/4πε0 ze² में। सबने पढ़ा है, ये अभी पढ़ा है। कैसे बना सर? किसी भी चीज के गोल घूमते हुए जो सेंटर से फोर्स चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो यहां पर किसने प्रोवाइड करा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने। तो मुझे तुम ये बताओ सर, इससे क्या फायदा हुआ? एक आर से आर कट गया, मुझे बताओ ये क्या बचा? mv² बराबर में बोर्ड पे काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², तो जस्ट मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा हाफ mv²। हो गया ना इजी? ये कितना हो जाएगा? फिर बातें कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? अब कोई आप ये कहेंगे कि सर कैसे निकलेगी काइनेटिक एनर्जी? मान लो तुम्हें बोला कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में बैठे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछ ली। हालांकि इसके बाद तो मैंने एक आसान तरीका भी बताया था कि अगर टोटल पता है तो काइनेटिक पोटेंशियल तो डायरेक्टली निकल ही जाती है। लेकिन मान लो कि तुम्हें इस फॉर्मूले के जरिए निकालनी है काइनेटिक, तो कैसे निकालोगे? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, तो मैंने कहा ये तो पता ही है। कहोगे ये कैसे पता है सर? 1/4πε0 का सबको वैल्यू पता है। 1/4πε0 का 9 इंटू में 10⁻⁹, ये सबको पता है। और ये नीचे 8 है, तो मतलब कि 2 अलग कर दो ना यार, तो 1/2 में 2 इंटू में ये वाली वैल्यू। Z तुम्हें पता है हाइड्रोजन है, E तुम्हें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। अब फर्स्ट ऑर्बिट था तो क्या फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस नहीं पता क्या? निकाला तो है, 52.9 पिकोमीटर है, मीटर में कर लेंगे उसको। लेकिन मैं इतना कैलकुलेशन में जाऊंगा नहीं आप लोगों के साथ, आप लोगों को बाद में बताऊंगा आज की क्लास में कि टोटल एनर्जी अगर पता होती है तो काइनेटिक पोटेंशियल डायरेक्टली समझ में आ जाती है। प्रिंस यहाँ पर ध्यान दो, नहीं आ रहा समझ में? काइनेटिक का फॉर्मूला नहीं आया समझ में? इसका यूज कैसे करोगे? अगर मान लो इसके जरिए निकालना, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ, इसके जरिए निकालना तो कैसे निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ सर, किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट का बोलेगा रेडियस निकालना आता है ना,
रेडियस को यहाँ पुट करूंगा, एटम का जेड मेरे को पता ही होगा, ई और ये सब कुछ कांस्टेंट है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर निकल जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है भाई। तो किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट में बैठे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है। पोटेंशियल का कितना होगा, तो भाई देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने ना पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, 1/4πε0। मान लो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, अब इन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, बोर्ड पे सुनिएगा भाई। या तो देखो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बट दोनों के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी बन रही होगी, एक की वजह से दूसरे के पास एनर्जी होगी कितनी, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय में क्या R। याद है, ठीक है, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, अभी याद कर लीजिए, दो चार्जेस के बीच में ये होता है। अब मेरी पूरी बात सुनो, अगर मेरे पास यही न्यूक्लियस है ZE, इसके ऊपर चार्ज है और बाहर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है बोलो, E-, तो मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना बनेगा भाई इसका, 1/4πε0 ZE इनटू में। अब देखो यार, एक छोटी सी बात आपको फेवर करनी पड़ेगी यहां पर, कि जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो रेडियस नेगेटिव नेगेटिव, आप कहेंगे सर आपने जब शुरुआत करी ना आज की क्लास की, तो आपने उस समय इसको नहीं लिया माइनस को। देखिए यार, रेडियस या वेलोसिटीज के वक्त में नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव उनका एक सेंस बनता है। बट जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं ना, तो वहां पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है नेगेटिव पॉजिटिव से, तो उधर नेगेटिव साइन लेना है आप लोगों को। और क्या मतलब होता है वो थोड़ी देर वेट करिए, मैं उस मुद्दे पे भी आऊंगा, बस टॉपिक में बने रहना पड़ेगा आप लोगों को, तब समझ में आएगा थोड़ी देर बाद कि एग्जैक्टली क्या पढ़ाया आप लोगों को। तो सुनते चलिएगा बस। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय में R। तो Q1 जो न्यूक्लियस पे चार्ज है वो ZE है, बाहर जो चार्ज है वो कितना है बोलो, -E, माइनस लीजिए इस बार, डिवाइड बाय में जो दूरी है इनके बीच की बोलो क्या है, R। तो बोलो आंसर कितना आया, 1/4πε0 माइनस में ZE² बाय में क्या बोलो, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। कभी निकालनी हो तो कैसे निकालूं, कभी निकालनी हो तो कैसे निकालूं, सर ये मेरे को पता ही है, Z मेरे को बताएगा किस एटम की बात कर रहे हो, ऑक्सीजन की बात कर रहे हो, Z मेरे को पता होगा, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हो, उसका रेडियस निकाल लेंगे, E पता है तो निकल जाएगी सर। लेकिन एक चीज मैंने क्या पाई, काइनेटिक एनर्जी तो है पॉजिटिव में और पोटेंशियल एनर्जी है, और नेगेटिव एनर्जी वाला सीन मैंने आप लोगों को समझा रखा है, ठीक है, बाउंडेशन। 2 मिनट दोबारा बताया तो किसी ने अगर अटेंड ना करा उस समय पे, ठीक है, जान लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी कभी भी किसी की भी एनर्जी नेगेटिव दिखे, क्या दिखे बोलो, हमेशा दिमाग में रखना कि ये चीज किसी से बाउंड है। आपने अपनी किसी चीज को ऐसे पकड़ रखा है ना, तो मैं उसको एनर्जी को नेगेटिव बोल सकता हूं। आप याद करिए, आपके पास कोई चीज बाउंड है तो मैं उसको क्या बोल सकता हूं, इसके पास नेगेटिव एनर्जी है। जेल वाला एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था कि भैया सिंपल सी चीज थी कि मैंने ये पाया कि कोई चीज अगर कोई इंसान को अगर जेल में डाल दिया जाए और उसके ऊपर 500 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाए, उसके पास जेब में नहीं है कुछ भी, समझना, जेब में नहीं है कुछ भी, और कितने रुपए का जुर्माना लगा दिया जाए बोलो 500 रुपए का, तो उससे उसकी स्टेट पूछी जाएगी तुम किस स्टेट में। देखो जैसे कि मान लो कोई इसको फोन करता है, कहते हैं यार कुछ पैसे की जरूरत है, तो ये क्या कहेगा, पैसे तेरे को क्या दूंगा भाई, मैं तो ऑलरेडी माइनस में चल रहा हूँ। किसमें चल रहा हूँ बोलो, माइनस में, मेरे को तो खुद किसी के 500 रुपए देने हैं, तब जाके तो मैं फ्री होऊंगा। मतलब कि इसकी स्टेट बोली जाएगी -500 रुपए। इसको ही समझ के सब कुछ समझ में आएगा, ढंग से सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बातें नहीं। इसकी स्टेट -500, क्योंकि इसके ऊपर 500 रुपए का जुर्माना है। -500 का मतलब ये है कि अगर कोई इसको 500 रुपए लाके दे दे, कोई इसको 500 रुपए लाके दे दे, तो ये बाउंडेशन से फ्री हो जाएगा। बाउंडेशन से बोलो क्या हो जाएगा, फ्री। लेकिन अगर कोई और पर्सन है जो कि जेल में है और उसके ऊपर 2000 रुपए का जुर्माना है, कितने का बोलो, थोड़ा बड़ा क्राइम करा हुआ है, तो उसकी स्टेट बोलो क्या है, उसकी -2000 है। क्या वो 500 रुपए देके फ्री होएगा, 1000 देके फ्री होएगा? मतलब उसके ऊपर बाउंडेशन और ज्यादा है। इसका मतलब जो जितना ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में है वो उतना ज्यादा बोलो क्या है, बाउंड है। वो उतना ज्यादा बोलो क्या है, 500 वाला कम बाउंड है, 2000 वाला उससे ज्यादा बाउंड है, और 10,000 माइनस में है तो और ज्यादा बाउंड है। और फ्री मतलब कब है, जब इसको कोई 2000 रुपए लाके दे देगा, इसको कोई 2000 रुपए लाके दे देगा, तो इसका नेट एनर्जी 0 हो जाएगा, 0 पे फ्री या पॉजिटिव में फ्री। 0 मतलब फ्री या पॉजिटिव फ्री। नेगेटिव मतलब बोलो क्या, बाउंडेशन। कम नेगेटिव मतलब कम बाउंडेशन, ज्यादा नेगेटिव मतलब ज्यादा बाउंडेशन। अब सुनिए पूरी बात। किसी भी एटम के अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा मैं, किसी भी एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है, कह रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस में होती है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होती है। देखिए बोलता है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी जो है ना, मान लो 100 जूल की है, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो नेगेटिव में है, लेकिन वो -200 जूल की है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, पोटेंशियल एनर्जी जो है ना पोजीशन की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। और ये बताना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन जिन पोजीशन में अभी बैठे हुए हैं ना, हर चीज इधर, इलेक्ट्रॉन जिन पोजीशन में बैठे हुए हैं उनकी वजह से उनकी पोटेंशियल एनर्जी बाउंडेशन में है। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ये इंडिकेट करती है कि इलेक्ट्रॉन बाउंड है न्यूक्लियस से। किससे बाउंड है बोलो? अरे भैया जैसे ये पुलिस वालों से बाउंड है, वैसे इलेक्ट्रॉन किससे बाउंड है, न्यूक्लियस से। और ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी बता भी रही है। तो बाउंड कितने से है, सभी बच्चे भाई, सभी बच्चे इंपॉर्टेंट है। बाउंडेशन बता रही है पोटेंशियल एनर्जी 200 की है,
और काइनेटिक एनर्जी बोलो कितने की, 100 की है। तो नेट भी अगर मैं टोटल भी करूंगा तो -100 आएगा। इसका मतलब कि बाउंड रहेंगे। अब मैं बता दूं आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास बाउंड है कि नहीं, बताओ पहले बात। सर बाउंड है। सर क्यों बाउंड है सुन लीजिए, क्योंकि उनका काइनेटिक एनर्जी कम पॉजिटिव है और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा नेगेटिव है। बाउंडेशन ज्यादा की वजह से है, और जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम है, इसलिए नेट बाउंडेशन 100 की है। हाँ फ्री कराना चाहते हो तो हो जाएगा। कैसे होएगा बोलो, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से 100 की एनर्जी दे दो, बोलो क्या हो जाएगा, फ्री, क्योंकि इसके ऊपर नेट बाउंडेशन 100 की है। नेट बाउंडेशन समझे नहीं मेरी बात को, हमें टोटल एनर्जी पे नजर रखनी है। काइनेटिक पोटेंशियल मिला के जो बनेगा वो नेट टोटल होगा, और नेट टोटल भी नेगेटिव ही होता है। नेट टोटल भी क्या होता है, ये सबका नेट टोटल है, नेट टोटल है ये सबका नेगेटिव। इतना दे दोगे तो फ्री हो जाएगा। तो मेरी पूरी बात समझिए, व्हाई द काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव, द पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। सिंपल सी बात है सर, पोटेंशियल एनर्जी बाउंडेशन को इंडिकेशन दे रही है कि वो बाउंड है, और ये आपका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो मोशन की वजह से है। तो मुझे बताओ काइनेटिक पोटेंशियल सबको समझ में आया। अभी सुनो पूरी बात। अब इसके बाद कौन सा फॉर्मूला बताना बहुत जरूरी है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्यादा नहीं बच्चों, 10-15 मिनट में सारी चीज खत्म हो जाएंगी। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलो आप लोग कैसे बनाओगे फॉर्मूला। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सभी बच्चे मुझे बताना है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या है, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोर्ड पे बने रहेंगे बच्चों, ZE² बाय में बोलो कितना R। इसकी कितनी थी बोलो, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² बाय में R। कुछ बहुत जरूरी चीज समझाने वाला हूं, ढंग से सुनना इसको। नाजिया बताओ क्या आएगा कॉमन में, ये कॉमन आ जाएगा, और ZE² भी आ जाएगा, R भी आ जाएगा, अंदर बचेगा इससे 1/2, उससे बचेगा -1। 1/2 -1 आएगा, -1/2 क्या आएगा। तो मेरी जो एनर्जी आ गई वो आ गई -1/8 एप्सिलॉन नॉट। पहले तो मुझे तुम सब बच्चे एक बात बता दो कि टोटल एनर्जी जो आ रही है नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब सर इलेक्ट्रॉन्स नेट शेल बाउंड होते हैं। बादल, इलेक्ट्रॉन्स नेट शेल क्या होते हैं, बाउंड। सर बाउंड क्यों है, क्योंकि सर काइनेटिक एनर्जी उतनी पॉजिटिव में नहीं जितनी पोटेंशियल एनर्जी बोलो क्या नेगेटिव है, इससे इनका नेट एनर्जी बोलो क्या बनता है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब दे नेट शेल ये हमेशा बाउंड रहते हैं न्यूक्लियस से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ फ्री करा सकते हैं सर। कैसे, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जितनी भी माइनस में है अगर उतनी ही उसको प्लस मिल जाए तो बोलो क्या हो जाएगा, फ्री। जैसे पुलिस वाला जो केस मैंने आपको बताया। लेकिन एग्जामिनर कभी भी आपको ये फॉर्मुला प्रूव करने को ऐसे बोलेगा ही नहीं। एग्जामिनर आप लोगों को ना एनर्जी का एक बड़ा ही डिफिकल्ट सा एक्सप्रेशन होता है वो प्रूव करने को बोलता है। अब वो एक्सप्रेशन याद तो मुझे भी नहीं है, मैं आप लोगों को यहां पर करके दिखाता हूं, फिर वो एक्सप्रेशन दिख जाएगा आप लोगों को। अब क्या है ना, जैसे कि आप लोगों को क्या बोलेंगे निखिल, आप लोगों को बोलेगा हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में बैठे इलेक्ट्रॉन की मुझे नेट एनर्जी बताओ। हर्ष क्लास यहां चल रही है भाई। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में बैठे इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी बताओ। कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर मैं ये पुट कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, रेडियस कर दूंगा, निकाल लोगे। लेकिन अब हम लोग ना डायरेक्ट फॉर्मुला बनाने जा रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट फॉर्मुला। तो मुझे बताओ एग्जैक्ट का मतलब क्या। जैसे कुछ बच्चे सर एग्जैक्ट नहीं है भाई, जैसे तुमने मुझे बताओ रेडियस का फॉर्मुला कैसा बनाया था, सही बच्चे बताओ, 52.9 n²/z। ध्यान देना 52.9। वेलोसिटी का कैसा बनाया, 2.18 × 10⁶ z/n मीटर पर सेकेंड। तो यार तुम लोग ऐसा नहीं चाहते कि एनर्जी का भी ऐसा ही फॉर्मूला बने जिसमें बस z और n रखना हो, z और n रखना हो। अभी क्यों नहीं बना हुआ, क्योंकि अभी सर मुझे रेडियस भी अलग से निकालना पड़ेगा, फिर इसमें पुट करना पड़ेगा, फिर काम बनेगा। क्योंकि मैंने रेडियस और वेलोसिटी का फॉर्मूला इतना आसान बनाया कि कोई बस मुझे ये बोले कि कौन सा एटम और कौन सा ऑर्बिट है, मैं सीधा वैल्यू पुट करके निकाल लूंगा। बट मेरे पास ना तो काइनेटिक एनर्जी, ना पोटेंशियल एनर्जी, ना टोटल एनर्जी, तीनों में से अभी तक किसी का भी फॉर्मूला ऐसा नहीं जो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं z और n की टर्म्स में। क्यों भाई, क्योंकि मुझे जब वो ऑर्बिट नंबर बताएगा तो मैं पहले रेडियस निकालूंगा, उसको यहां पर पुट करूंगा, तब जाके मेरा बोलो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। क्या तुम्हें क्लिक कर रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं जानबूझकर कह रहा हूं कि मैं फॉर्मूला ऐसा बनाना चाह रहा हूं जो किसकी टर्म्स में हो, बोलो z और n की टर्म्स में, ताकि मैं सीधा एटॉमिक नंबर रखूं, ऑर्बिट नंबर रखूं और मैं टोटल एनर्जी निकाल लूं। नहीं आ रहा समझ में, तो कैसे बनाऊंगा। तो मैंने कहा इसके लिए बस इतना सा काम करना पड़ेगा कि जो तुम्हारा रेडियस का एक्सप्रेशन था वो यहां पर पुट कर दो। रेडियस का एक्सप्रेशन था एप्सिलॉन नॉट h² n², नीचे यहां पर z था, और कितना था बोलो यहां पर, ये था m πe², m π क्लास बोर्ड पे भाई, m πe²। सबने पढ़ा है रेडियस का ये फॉर्मूला, रखो यहां पर, बताओ कितना आएगा, -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² बाय में R विच इज इक्वल टू बोर्ड पे
बिल्कुल भी कंसंट्रेशन लूज नहीं करना है। ये n स्क्वायर आएगा, नीचे बोलो क्या आएगा, ई स्क्वायर जेड। चलो बताओ, कुछ कट रहा है तो काट दो भाई, कुछ कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है, वो तो ऊपर जाएगा यार, कैसे काट देगा, कुछ भी काट दोगे। अब सुनो, अब सुनो, जो ये सबसे नीचे वाली चीज है वो कहां जाएगी, ऊपर। बोलो क्या आएगा, इधर बातें नहीं तनीषा, माइनस का। देखो ये m ऊपर जाएगा तो m, जेड भी स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर 4 हो जाएगा। तो बोलूंगा सर m के बाद e की पावर हो जाएगा 4, z का हो जाएगा स्क्वायर। नीचे बताओ क्या आएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। सीबीएसई ये निकलवाना चाहती है तुम लोगों से, इस रिलेशन को निकलवाना चाहती है। वो बोलेगी प्रूव करो, प्रूव करो किसी भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला माइनस m e की पावर 4 z स्क्वायर अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। वो ऐसा एक्सप्रेशन प्रूव करने को कई बार बोल चुकी है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोग कहेंगे काइनेटिक पोटेंशियल, दोनों का सम करेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर और इस एक्सप्रेशन को निकाल लेंगे। लेकिन अभी मैं फाइनल फॉर्मूले पे नहीं पहुंचा हूं, लेकिन आप लोगों को भी प्रूव करने को बोलता है, आप लोग प्रूव कर देंगे। अच्छा अब मुझे बताइए क्या क्या चीजें कांस्टेंट है। अब ये फॉर्मूला z और n की टर्म्स में है निखिल, ये फॉर्मूला अब z और 5 मिनट लगने बस, अब z और n की टर्म्स में बने रहिए बोर्ड पे, क्योंकि एनर्जी के बिना चैप्टर समझ नहीं आएगा। पूरा ट्रांजिशन का टॉपिक इसके ऊपर टिका हुआ है भाई, तो ढंग से सुन लीजिए। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला किसकी टर्म्स में आ गया, बोलो z और n। सब बच्चे बताओ क्या क्या कांस्टेंट है, बंसी का क्या क्या कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन E कांस्टेंट है सर, E कांस्टेंट है सर, 8 कांस्टेंट है सर, एप्सिलॉन नॉट H। क्या n और z कांस्टेंट है, नहीं सर, n और z डिपेंड करते हैं एटम और ऑर्बिट पर। जब मैं इन सारे कांस्टेंट्स को पुट करता हूं बच्चों, तो मेरे को क्या मिलता है क्लास, सारे के सारे कांस्टेंट्स को पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा बताओ। तो मैंने जब सारे कांस्टेंट्स पुट करे तो मुझे आंसर आया माइनस का 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाय में एन स्क्वायर जूल। क्या है बोलो, लेकिन जूल में ये आंसर बड़ा बेकार सा लग रहा है। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें ये बोलूं बादल, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में बैठे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तुमसे पूछ लूं, तुम बोलोगे हाइड्रोजन का Z1 N1, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल्स। और ये जूल में जो आंसर आए ये उतना बढ़िया नहीं है। कैसे बढ़िया नहीं है यार, 10 की पावर माइनस 18 में है। तो मैं इस फॉर्मूले को चेंज करके किसमें कन्वर्ट कर लेता हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कैसे, तुम सभी बच्चे जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है। अरे हर एक चीज का लॉजिक है यार, क्योंकि फॉर्मूला उतना बढ़िया लग नहीं रहा। जैसे तुम एक बात आओ, तुम सब बच्चे बताओ, रेडियस का फॉर्मूला क्या आया था 52.9 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर। तो मीटर में सही लगा 10 की पावर माइनस 12 था, तो मैंने उस 10 की पावर माइनस 12 मीटर को बोलो क्या बोल दिया, पिकोमीटर। वैसे ही मैं इसको भी चेंज करना चाह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल्स के बराबर होता है। तो मैं इस जूल्स को किसमें कर लेता हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आसान हो जाएगा। तो मेरे को इसको डिवाइड करना पड़ेगा, बोलो किससे। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा बोलो किससे, क्लास बोर्ड पे ये फॉर्मूले को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि वो भी एनर्जी की ही यूनिट है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पे माइनस का 13.6। करके देख लीजिएगा, जेड स्क्वायर बाय में एन स्क्वायर। अब ये तुम्हें क्या मिल गया है, ये फॉर्मूला क्या मिल गया है तुम्हें। जैसे सर मेरे को एक फॉर्मूला मिला हुआ है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट का, सर मुझे फॉर्मूला मिल गया है एनर्जी, टोटल एनर्जी। काइनेटिक पोटेंशियल की चिंता 1% भी मत करिए, जिसको टोटल आ गया काइनेटिक पोटेंशियल सिर्फ 2 मिनट का खेल है, सेकंडों का खेल है। क्योंकि बताऊंगा अभी कैसे। आप बस 3 फॉर्मूले दिमाग में सेट करो। क्या मैं किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं सर, with the help of 52.9 n square by z। just put the n, just put the z, रेडियस निकलेगा। क्या मैं सभी एटम्स के अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी निकाल सकता हूं, सर निकाल सकता हूं, with the help of 2.18 into 10 की पावर 6 z by में n मीटर पर सेकंड। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। सर एनर्जी कैसे निकालूंगा, सर एनर्जी का फॉर्मूला सब बच्चे याद करो, सब बच्चे याद करो। इधर माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें दिया बोलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अभी बस टोटल एनर्जी पे नजर डालिए, हर्ष नहीं आया ना समझ में। अब जैसे कि मुझे बता, अगर तुम्हें कोई बोले फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, अगर तुम्हें कोई बोले बताओ हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी बताओ, इलेक्ट्रॉन जो बैठा है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, उसकी एनर्जी बताओ, तो कितना आएगा। अरे सुना हुआ है तुम लोगों ने, लेकिन कोई नहीं, माइनस का 13.6 जेड का स्क्वायर बाय में एन का स्क्वायर। सर आंसर आएगा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सभी बच्चों से बार बार कह रहा हूं, सर ये नेगेटिव में एनर्जी का क्या मतलब है।
सर इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से बाउंड होता है विद द एनर्जी ऑफ -13.6। मतलब इसको अगर फ्री कराना हो, कभी क्या कराना हो बोलो, फ्री कराना हो, तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे फ्री हो जाएगा, अरे तो भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही पढ़ाया था तुम लोगों को, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को, बातें नहीं भाई प्लीज, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा होता है तो वो बाउंड होता है, लेकिन जब मैं उसको एनर्जी देता हूं तो धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और एक टाइम पर वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो। तो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट उसके न्यूक्लियस से कितनी एनर्जी से बाउंड है, कृति कितने से बाउंड है, -13.6 से। इसको कभी फ्री कराना तो कितनी देनी पड़ेगी बोलो, +13.6, तो ये फ्री भी हो जाएगा सर। अगर यही बात मैं हीलियम के लिए चेक कर लूं एक बार, तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, तो मुझे तुम ये बताओ हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब क्या बोलो, हीलियम हो गया Z2, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया N1, बोलो 13.6 Z का स्क्वायर बाय में N स्क्वायर, 4 से गुना हो जाएगा नंबर, पहुंच जाएगा 53.4, सॉरी 54.4। अब बच्चों एक बात बताओ, हीलियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसका एनर्जी है माइनस का 54.4। अब आप बताओ जरा, हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाउंड है या हाइड्रोजन का, हीलियम का ज्यादा नेगेटिव है और हाइड्रोजन का कम नेगेटिव है, तो ज्यादा बाउंड किसका है बोलो, हीलियम का, ज्यादा नेगेटिव वाला। मतलब अगर हीलियम के इलेक्ट्रॉन को फ्री कराना तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की प्लस में, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को फ्री कराना तो जस्ट 13.6 की इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी तो फ्री हो जाएगा। कुछ क्लैरिटी है आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। What does this total energy describe? ये टोटल एनर्जी आपको क्या बताती है, ये आपको बताती है कि वो नेट कितनी एनर्जी से बोलो क्या हो रखा है, बाउंड हो रखा है। नेगेटिव एनर्जी मींस बाउंडेशन, कम नेगेटिव मतलब कम बाउंडेशन, ज्यादा नेगेटिव मतलब ज्यादा बाउंडेशन। क्लियर हुआ। एक चीज और सुनिए आप लोग, समझ आ रहे हैं यहां तक का, पहले मुझे बताओ। अरे भाई नहीं आया क्या। एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं आप लोगों को, सुन लीजिए, बातें मत करिए लेकिन प्लीज, बातें करने का मुद्दा नहीं है। तुम सबने अभी भी थोड़ी देर पहले काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा था सुधांशु, प्लस का 1/8 एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा था। पोटेंशियल का क्या पढ़ा था, और टोटल वो तो हमने बाद में इसमें आर पुट करके इसका पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करके एक रिजल्ट निकाल दिया। अब आप लोगों को मैं एक सिंपल चीज, सिंपल स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि जितनी भी टोटल एनर्जी दिख रही है आपको, अगर मैं इसका काइनेटिक और पोटेंशियल से रिलेशन बनाऊं तो भाई पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना वो टोटल एनर्जी के बस माइनस टाइम्स है। टोटल एनर्जी को माइनस से गुना करूंगा तो काइनेटिक आ जाएगा। देख लो, देखो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, अगर काइनेटिक को माइनस से गुना कर दूं, ये एक नंबर का क्वेश्चन ना मैंने सबसे ज्यादा आता हुआ देखा है एटम चैप्टर से। आप देख लेना जब मैं एमटीजी कराऊंगा, सबसे ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है कि किसी भी एटम में बैठे, ऑर्बिट में बैठे इलेक्ट्रॉन की ना वो पूछता है काइनेटिक पोटेंशियल बताओ, क्योंकि उसको पता है बच्चा टोटल जानता है, काइनेटिक पोटेंशियल पता नहीं जानता कि नहीं जानता। तो काइनेटिक जो है वो टोटल से कितने टाइम्स होती है बोलो, माइनस टाइम्स। मतलब अगर तुम्हें टोटल आती है तो सीधा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आपका काइनेटिक आ जाएगा। और सुनो, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, रिलेशन बढ़ो, रिलेशन बढ़ो, ये भी माइनस वो भी माइनस, बस वो 2 टाइम्स है। कितनी है बोलो, देखो ना 2 से गुना कर दो, इसको 2 से गुना कर दो तो वो आ जाएगा। तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 2 टाइम्स है टोटल एनर्जी की। आप चाहो तो दोनों को जोड़ के भी देख लो, के ई प्लस पी, देखो कितना आएगा, 2TE माइनस टी, बोलो कितना आएगा, टी आ जाएगा, तो टोटल एनर्जी आ जाएगा के ई प्लस पी। मतलब अब सिंपल सी बात है, अगर तुमसे किसी ने बोला कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी and potential energy of electron in first orbit of hydrogen, अब बताओ सही बच्चे, मैं कभी भी काइनेटिक पोटेंशियल निकालूंगा ही नहीं, मैं क्या निकालूंगा, टोटल। क्या निकालूंगा बोलो। और मैंने कहा कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तो मैंने पढ़ लिया था, पढ़ा था, क्योंकि हाइड्रोजन है और फर्स्ट ऑर्बिट है, तो हाइड्रोजन है तो Z1, फर्स्ट ऑर्बिट है तो Nb1। बोलो आंसर। तो मेरे इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी तो इतनी है, समझना, काइनेटिक कितनी होगी, इसका माइनस टाइम्स, इसका बस माइनस टाइम्स, टोटल एनर्जी का माइनस टाइम्स, बोलो कितना आएगा। तो मैं बोलूंगा काइनेटिक है 13.6,
पोटेंशियल कितनी है, पोटेंशियल कितनी है इस काइनेटिक का, इस टोटल एनर्जी का 2 टाइम्स, टोटल एनर्जी का 2 टाइम्स करो, माइनस का 27.2 EV। अब सुनो जरा, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ। वो कह रहा है हाइड्रोजन के, इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में बैठे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक कितनी है बोल, 13.6। पोटेंशियल कितनी है, नेट बताओ, जोड़ो नेट, -13.6 जो कि है। एक्चुअली में हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ यही सीन चल रहा है कि उसका काइनेटिक कम पॉजिटिव है और पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है, इस कारण से वो नेट शेल क्या है बोलो, बाउंड है। तो आपको कभी भी, अब कोई सोचे ना कि सर मेरे को तो 3 ही फॉर्मूले पता है, रेडियस, वेलोसिटी और टोटल एनर्जी। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें रेडियस, वेलोसिटी, टोटल एनर्जी भी आती है। अगर टोटल एनर्जी आती है तो काइनेटिक पोटेंशियल टोटल से रिलेटेड है। काइनेटिक टोटल से माइनस टाइम्स होगी और पोटेंशियल टोटल से 2 टाइम्स होगी। तो भैया अभी बात कह रहे हैं, देखो मैं अभी आपको हाइड्रोजन के सेकंड थर्ड ऑर्बिट की बात कर ही नहीं रहा। आज मैंने आप लोगों को बस इतना बताने की कोशिश करी है कि किसी भी एटम के फर्स्ट ऑर्बिट पे रहो भाई, वो नेक्स्ट में सिखाऊंगा। हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट, जैसे मुझे बताओ हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट में बैठे इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी है बोलो, -54.4। बताओ इसकी काइनेटिक कितनी है, +54.4। और पोटेंशियल कितनी है बोलो, 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में। अरे समझ नहीं आ रहा। तो क्या तुम लोग, अगर तुम्हें कोई अब ये बोल जाए कि मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास ये हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मुझे इसका रेडियस बताओ, बता दोगे? मुझे इसमें बैठे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताओ, बता दोगे? मुझे इधर बैठे इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी बताओ, मुझे इधर बैठे इलेक्ट्रॉन की क्या बताओ, टोटल एनर्जी बता दोगे? काइनेटिक, पोटेंशियल और हाइड्रोजन क्या, किसी भी एटम की बोल दो, आपको Z और N ही तो पुट करने, Z और रेडियस वाले में भी Z और N, वेलोसिटी वाले में Z और N, और इस वाले में भी टोटल एनर्जी भी Z और N, और Z और N पुट करके मैं रेडियस भी निकाल लूंगा, वेलोसिटी भी निकाल लूंगा, टोटल एनर्जी निकाल लूंगा। जब टोटल एनर्जी आ जाएगी तो काइनेटिक बस टोटल के माइनस टाइम्स होती है और पोटेंशियल टोटल के 2 टाइम्स होती है, सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो लगभग 60% से ज्यादा चैप्टर खत्म हो गया तुम लोगों का, लेकिन अभी बस एनर्जी में वाली बात बतानी होती है ना कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में क्या क्या एनर्जी मिलेगा, तो वो चीज नहीं बताई है। हालांकि पीछे जल्दी मत करें, तुम ज्यादा जल्दी मुझे, दूसरा बैच खड़ा हो मेरा, ठीक है, मेरे को बीच में लैग नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। सुन लीजिए, तो मान लो कि अगर तुम्हें कोई बोलेगी टोटल एनर्जी मुझे बताओ सेकंड ऑर्बिट में, तो यार एन को 2 रख दूंगा यार, जेड को 1 रख दूंगा। हाइड्रोजन की पूछेगा तो हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट में तो जेड को 1 रख दूंगा, एन को 3 रख दूंगा, डिपेंडिंग जैसा क्वेश्चन पूछेगा। तो क्लास मुझे बस ये बताओ, रेडियस का ड्राइव कर लोगे? पहले बताओ रेडियस का ड्राइव कर लोगे? क्या 2 इक्वेशन दिमाग में रखनी है, एक वो सेंट्रीपिटल वाली और एक बोलो MVR = NH/2π। उसी के जरिए रेडियस भी आएगा, उसी के जरिए वेलोसिटी भी आएगी, क्योंकि वो आपको पता है एक दूसरे में पुट करके आने वाली है। पहले पूरा एक्सप्रेशन V में कर लो, फिर R में कर लो, आ जाएगा, दोनों चीज हो जाएंगी। बोलो क्या क्या? क्लास रेडियस का ड्राइव आ गया समझ में, वेलोसिटी का आ गया। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे सब बच्चे? सर ये वाले एक्सप्रेशन से निकलेगा काइनेटिक एनर्जी। सर mv²/r तो आता ही है। आशीष, हर्ष, क्लास खत्म नहीं हुई है। mv²/r वाला एक्सप्रेशन तो आता ही है। यहां से हाफ mv² तैयार करके काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बनाऊंगा। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन सर इस फॉर्मूले से बन जाएगा, दोनों को जोड़ दूंगा तो बोलो क्या आ जाएगा? टोटल एनर्जी। इसमें r को पुट कर दूंगा तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला इस टर्म्स में भी आ जाएगा, नेगेटिव टर्म्स में। तो मेरे को एनर्जी का ड्राइव भी आ गया, रेडियस का भी आ गया, वेलोसिटी का भी आ गया। काइनेटिक पोटेंशियल मेरे को कैसे निकालने आपको पता है, हाफ mv² की मदद से, उधर वाले में 1/4π q1 q2 में r की मदद से। दोनों को जोड़ूंगा तो बोलो क्या आएगा? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में r को पुट करूंगा तो उसका एक्सप्रेशन तैयार हो जाएगा। हो गए 5 और ड्राइव। मतलब समझ में आ गया रेडियस का, वेलोसिटी का, टोटल एनर्जी निकालने का मतलब समझ में आ गया। नेगेटिव का मतलब क्या है? बाउंडेशन है। उस टोटल एनर्जी से काइनेटिक आ गई, पोटेंशियल आ गई। ये सारी चीजें आपके बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। अगली क्लास के अंदर आप लोग पढ़ के आएंगे और घर पे आप लोग एटलीस्ट एक बार तो जरूर रेडियस का, वेलोसिटी का, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, इसका पूरा 5 चीजों का ड्राइव करेंगे घर पे बैठ के। कर पाओगे नहीं कर पाओगे मुझे बताओ, बिना देखे एक बार ड्राइव करके देखना आप लोगों को, क्योंकि बता रहा हूं हो सकता है पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट पूरे 5 नंबर में आ जाए कि मुझे सारे रेडियस, वेलोसिटी सबका ड्राइव दिखा दो। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? प्रैक्टिस कर लेना इसकी, बाकी कल मिलेंगे।